अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। केस को अदालत में लगे हुए लगभग 4 माह हो गए थे, लेकिन आज इस केस की पहली बाकायदा समाअत थी। अदालत का कमरा अफराद से खचाखच भरा हुआ था। मुतालिका लोगों के अलावा भी इस केस की समाअत के लिए वहाँ काफ़ी अफराद मौजूद थे। जज अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठा तो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मेरे मुवक्किल और इस केस के मुल्ज़िम इरफान को इसके जुर्म से आगाह किया गया तो उसने फर्द जुर्म के खिलाफ सेहत जुर्म से साफ इनकार कर दिया। मुल्ज़िम इरफान पर एक खूबसूरत औरत अनीता के कत्ल का और 1 लाख रुपए की चोरी का इल्ज़ाम था और इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह था। इसे गहरी साजिश के तहत कत्ल के इस मुकदमे में फंसाया गया था। अगर मुझे इरफान के कातिल होने का ज़रा सा भी शुबा होता तो मैं हरगिज़ इस केस में हाथ न डालता। सेहत जुर्म से इनकार के बाद मुल्ज़िम इरफान का हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। फिर जिरह का सिलसिला शुरू हुआ। वकील इस्तग़ासा जज की इजाज़त हासिल करने के बाद 21 बॉक्स के करीब पहुंच गया और तेज़ नज़र से मुल्ज़िम को घूरने लगा। वकील इस्तग़ासा के इस खामोश जारहाना अंदाज पर मुल्ज़िम चंद लम्हात के लिए बेचैन हुआ। फिर वो बड़े एतमाद के साथ वकील इस्तग़ासा की जानिब देखने लगा, जैसे वो कत्ल के किसी मुकदमे में मुलव्विस ना हो बल्कि दीगर अफराद की तरह वो भी अदालत की सनसनीखेज़ कार्रवाई देखने और इससे महसूस होने आया हो। वकील इस्तग़ासा ने जिरह का आगाज़ करते हुए मुल्ज़िम से पूछा, क्या तुम्हें अपने नाम के मायने मालूम हैं? ये गैर मुतालिक और काफ़ी हद तक बेतुका सवाल था, ताहम मुल्ज़िम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जी हाँ मालूम है। मैं भी तुम्हारे नाम के मायने जानना चाहता हूँ। मेरे नाम के मायने इरफान के हैं, यानी कि जानकारी, मुल्ज़िम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, और आगाही। ओह, वकील इस्तग़ासा ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में फिर पूछा, फिर तो तुम इस बात से भी आगाह होगे कि मेरा मतलब है तुम्हें इस अमर की आगाही होगी कि इस वक्त तुम किस हैसियत से इस अदालत में मौजूद हो। मैं अगर चाहता तो इस मरहले पर मुदाखलत करके वकील इस्तग़ासा के इन गैर मुतल्लिक़ा सवालात के जवाब में बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मैं दानिस्ता खामोश रहा। मुल्ज़िम ने वकील इस्तग़ासा के सवाल का जवाब देते हुए बताया, मुझ पर मैडम के कत्ल का इल्ज़ाम है। कौन मैडम? वकील इस्तग़ासा ने तीखे अंदाज में इस्तफ़सार किया। मैडम अनीता। सिर्फ तुम पर अनीता के कत्ल का इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि तुमने ये कत्ल किया भी है। वकील इस्तग़ासा ने दुरुस्त अंदाज में कहा, तुम अनीता के कातिल हो, एक ख़तरनाक और संगीन मुजरिम हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैंने अपनी जगह से उठकर तेज़ आवाज़ में कहा, मेरे मुवक्किल इरफान पर आयद करदा इल्ज़ाम अभी साबित नहीं हुआ, लिहाजा इसे मुजरिम कहकर पुकारना कानूनन और इख़लाक़न गलत होगा, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इस्तग़ासा का ये इक़दाम इंसाफ के उसूलों के भी सरासर मनाफ़ी है। जज ने असबात में गर्दन हिलाते हुए मेरे एतराज़ को दुरुस्त माना और अपने मखसूस भारी भरकम लहजे में वकील इस्तग़ासा को हिदायत की, वकील साहब, आप अपने बयान में से लफ्ज़ मुजरिम को खारिज करके जिरह जारी रखें। मिस्टर इरफान, मैंने सुना है कि तुम्हें सर्दी नहीं लगती। वकील इस्तग़ासा ने अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए मायना खेज़ अंदाज में पूछा। मैं समझा नहीं। मुल्ज़िम ने उलझन ज़दा अंदाज में उसकी तरफ देखा। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप इस वक्त टी शर्ट में मलबूस हैं। वकील इस्तग़ासा अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, और मैंने ये भी सुना है कि तुम हमेशा ऐसी शर्ट पहनते हो जिसमें से तुम्हारे बाजुओं की ये सेहतमंद मछलियाँ नज़र आती रहती हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं होती। तुम्हें तो बस अपनी बॉडी की नुमाइश करना होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा मुवक्किल इरफान एक दराज कामत और सेहतमंद शख्स था। इसके जिस्म को देखकर अंदाज़ा होता था कि इसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह का बहुत शौक था और वो बाकायदा एक्सरसाइज भी किया करता था। इसके बाजुओं की हरकत करती हुई खूबसूरत मछलियाँ इस अमर का मुँह बोलता सबूत थीं। हाँ, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुल्ज़िम ने वकील इस्तग़ासा के इस्तफ़सार के जवाब में बरहमी से कहा, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। अगर मैं उमूमन टी शर्ट या हाफ स्लीवलेस शर्ट पहनता हूँ तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, वकील इस्तग़ासा ने सरसराते हुए लहजे में कहा।
बस मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने बाजुओं की मछलियों की नुमाइश क्यों करते हो। तुमने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम इनसे बहुत मोहब्बत करते हो, इसीलिए इन्हें खूब तंदुरुस्त और तवाना रखते हो। ये क्या बात हुई? मैं तो अपने पूरे बदन ही से मोहब्बत करता हूँ। मुलजिम ने हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, और सर से पांव तक खुद को तंदुरुस्त रखने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, मैंने मुलजिम के खामोश होते ही उठकर कहा। मेरा मुखातिब कुर्सी इंसाफ पर बैठा हुआ संजीदा मिजाज जज था। मैंने चूंकि मुलजिम के जवाब देने के बाद ऑब्जेक्शन कहा था, इसलिए जज मुझसे पूछे बिना न रह सका। वकील साहब, आपको किस बात पर एतराज़ है? जनाब आली, मैंने खकार कर गला साफ किया और अपने एतराज़ की वजाहत करते हुए कहा, कुदरत की अता करदा नेमतों में सेहत को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और इसकी कदर कीमत कोई किसी बीमार शख्स से पूछे। लोग तो खुद को सेहतमंद और चाको चौबंद रखने के लिए सौ जतन करते हैं। ये ऐसी नेमत खुदावंदी है जो हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अगर मेरा मुवक्किल काबिल रश्क सेहत का मालिक है, अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत और दिलकश बदन अता फरमाया है, तो इसमें मेरे फाजिल दोस्त को क्या इतराज़ है? वो बार बार मेरे मुवक्किल के बाजुओं की मछलियों पर क्यों नुकात उठा रहे हैं? क्या अच्छी सेहत और सिडोल जिस्म का मालिक होना कानून की नज़र में कोई जुर्म है? मैंने बड़े भरपूर अंदाज में मुल्ज़िम इरफान का दिफा किया था। जज ने तहम्मुल से मेरी वजाहत सुनी, फिर वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए पूछा, वकील साहब, आप डिफेंस के सवाल के जवाब में क्या कहेंगे? योर ऑनर, वकील इस्तगासा मानदाना नज़र से मुल्ज़िम को घूरने के बाद जज से मुखातिब हुआ। मुल्ज़िम की सेहत और तंदुरुस्ती पर इस्तगासा को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या? जज ने वकील इस्तगासा की बात मुकम्मल होने से पहले ही इस्तफसार कर डाला। जब कोई एतराज़ नहीं है तो फिर इस ज़ाविये से जिरा का क्या जवाज़ है? मैं वजाहत करता हूँ जनाब आली। वो गर्दन को हल्का सा खम देते हुए मोतदिल अंदाज में बोला, यहाँ पर मैं छुरी की मिसाल दूंगा। छुरी आम इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी शय है पर जिस पर किसी भी शख्स को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, ताहम इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात काबिल एतराज़ सूरत हाल को जन्म दे सकता है। मसलन, वकील इस्तगासा ने दानिस्ता तवक्कुफ करके हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली, फिर ड्रामाई अंदाज में अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, मसलन अगर छुरी की मदद से सब्जी और फल काटे जाएं तो यह अमल किसी भी तौर पर काबिल एतराज़ नहीं कहलाएगा। अगर इसी छुरी से मुर्गी या बकरी वगैरह को ज़ुबाब भी कर डालें तब भी कहीं से सदाए एहतजाज बुलंद नहीं होगी। लेकिन अगर ये छुरी किसी इंसान के पेट में घोंप दी जाए या किसी इंसान की शहरक पर चला दी जाए और या फिर इसकी मदद से किसी जीते जागते इंसान की आंखें निकाल ली जाएं, तो छुरी का इस नौयत का इस्तेमाल काबिल दखल अंदाज ये पुलिस करार पाएगा। अब मैं ज़ेरे समात केस की तरफ आता हूँ। उसने एक मरतबा फिर ज़रा देर को तवक्कुफ किया, फातिहाना अंदाज में मुझ पर एक नज़र डाली, फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बोला, ये शख्स इन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। जनाब आली, मैंने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहा, वकील इस्तगासा इस किस्म की पहेलियां डालकर खामखा मेरे मुवक्किल को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। भला किसी के बाजुओं की सेहतमंद मछलियां क्यों कर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं? डिफेंस के एतराज़ का जवाब दें वकील साहब। जज वकील इस्तगासा की जानिब सवालिया नज़र से देखते हुए बोला, आप मुल्जिम के सेहतमंद बाजुओं की मछलियों को क्यों ज़ेर बहस लाना चाहते हैं? आपकी इस कोशिश में कौन सा राज छुपा हुआ है और ये हथियार से आपकी क्या मुराद है? योर ऑनर, वकील इस्तगासा उंगली की मदद से मुल्जिम की जानिब इशारा करते हुए बोला, यह शख्स बहुत ही अय्यार और चालबाज है। इसके चेहरे की मासूमियत और अंदाज को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये किस तरह अपने खतरनाक मंसूबों को अमली जामा पहनाता होगा। इसने सनफ़े नाजुक को मुतासिर और अपनी जानिब राग़िब करने के लिए ये सेहतमंद मछलियाँ पाल रखी हैं, और मौजूदा केस में भी मुल्जिम के इस आजमूदा हथियार ने बहुत काम दिखाया है। जज ने इस बात में गर्दन हिलाई और गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए वकील इस्तगासा से पूछा, वकील साहब, मुल्जिम के हवाले से किए गए इस दावे की वजाहत आप किस तरह करेंगे? जनाब आली, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मेरे मौक़िफ़ को समझने के लिए औरत की मखसूस नफ्सियात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। औरतों की नफ्सियात बीच में कहाँ से आ गई? मैंने किते कलामी करते हुए जारहाना अंदाज में सवाल किया।
वकील इस्तगासा ने तंजिया अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोला, आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगे तो बताऊंगा ना कि कौन कौन सी और किस किस की नफ्सियात बीच में आ सकती है। बेग साहब, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, आप अपनी बारी पर ज़रूर सवाल कीजिएगा। फिर वो वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से बोला, वकील साहब, आप अपना बयान जारी रखें। जनाब आली, वकील इस्तगासा खंकार कर गला साफ करने के बाद रवां हो गया। जैसा कि सब जानते हैं और इस अम्र में किसी शक व शुबे की भी गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि औरत बुनियादी तौर पर कमज़ोर वाक़ हुई है और हर वक्त ये एक मजबूत सहारे की तलाश में रहती है। इसी हकीकत की बुनियाद पर इसे ताकतवर और सेहतमंद मर्द अच्छे लगते हैं जो इसकी हिफाजत कर सकें। खुसूसन इन खुसूसियात पर यह मुल्ज़िम 100% पूरा उतरता है। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, मैंने अपनी जगह से उठकर एहतजाजी लहजे में कहा। जज ने सवालिया नज़र से मुझे देखा और पूछा, कैसा एतराज़? जनाब आली, मैंने ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया। मेरे फाजिल दोस्त और इस केस के सरकारी वकील ने औरतों की नफ्सियात के हवाले से अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जो कुछ बयान फरमाया है, इसे फार्मूला बनाकर हर औरत पर फिट नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो सच्ची मोहब्बत की मुतलाशी होती है। इसकी नज़र में वही मर्द कोई मकाम पा सकता है जो अपने कौल फ़ेल में सच्चा और पुरखुलूस तर्ज़ अमल का हामिल हो। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं वकील साहब? जज ने वकील इस्तगासा से सवाल किया। बेशक योर ऑनर, ये कोई फार्मूला नहीं है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैंने औरतों की अमूमी नफ्सियात का जिक्र किया है। वकील साहब, इस वक्त मुल्ज़िम इरफान पर 2 इल्ज़ामात का बोझ लदा हुआ है। जज ने वकील इस्तगासा से कहा, अव्वल, इसने एक हसीन व जमील औरत अनीता को मौत के घाट उतारा है। दोयम, इसने मकतूला अनीता के घर से 1 लाख रुपए चुराए हैं। मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि आपने औरत की अमूमी नफ्सियात के ज़ेल में जो कहानी सुनाई है उसका मुल्ज़िम और मकतूला के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या आप उसकी वजाहत करेंगे? बिल्कुल करूँगा जनाब आली, वकील इस्तगासा ने एतमाद भरे अंदाज में कहा। असल में यही नुक्ता तो मैं अदालत के सामने लाना चाहता हूँ। मुल्ज़िम ने अपनी वजाहत और पुरतासुर शख्सियत का तीर चलाकर पहले तो मकतूला अनीता के दिल में अपने लिए जगह बनाई और फिर अपना काम करके चलता बना। दिल में जगह बनाई? बहुत खूब, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। आपकी थ्योरी से तो यही ज़ाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल और मकतूला अनीता के दरमियान बड़ा अफलातूनी किस्म का इश्क चल रहा था। इस केस में नामजद मुल्ज़िम और मेरा मुवक्किल इरफान पेशे एतबार से एक इलेक्ट्रीशियन था, जबकि मकतूला अनीता एक कारोबारी शख्स नजीबुल्लाह की बीवी थी। नजीबुल्लाह का बिजनेस बोल्टन मार्केट के इलाके में था। मैंने खासे तीखे अंदाज में वकील इस्तगासा से सवाल किया था, लेकिन इसने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बड़े तहम्मुल से जवाब दिया था। मैं इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुकात को अफलातूनी इश्क नहीं समझता। यूँ समझ लें कि ये एक तरफ से पसंदीदगी और दूसरी जानिब से एक गहरी चाल का शाखसाना था। वकील इस्तगासा के इस तबसरे पर जज की दिलचस्पी में कई गुना इजाफा हो गया। उसने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, ये जो आपने पसंदीदगी और चाल के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ज़रा इनकी वजाहत तो कर दें। जनाब आली, वकील इस्तगासा ने बावा से बुलंद बोलना शुरू किया। इस अमर में किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि मकतूला अनीता मुल्ज़िम को दिलो जान से पसंद करती थी और इस पसंदीदगी का सबसे बड़ा सबब मुल्ज़िम का सेहतमंद और दिलकश शख्सियत का मालिक होना ही था। वो मुल्ज़िम के बाजुओं की खूबसूरत मछलियों की अक्सर तारीफ़ किया करती थी। ये तो है इस केस का एक पहलू। यहाँ तक बताने के बाद उसने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, दूसरी जानिब मुल्ज़िम एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक मकतूला को अपने दाम में लाने की कोशिश कर रहा था। मुल्ज़िम ने इब्तिदा ही में ये बात भांप ली थी कि मकतूला को दिलकश शख्सियत के मालिक मर्द बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लिहाजा इसे मकतूला के करीब आने और उसका एतमाद हासिल करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। उसने बड़ी होशियारी से मनसूबाबंदी की और मौका मिलते ही 1 लाख रुपया चुराकर भाग निकला। 1 मिनट मेरे फाजिल दोस्त, मैंने अपनी जगह से उठकर किता कलामी करते हुए कहा, आपने फरमाया कि मुल्ज़िम ने एक ख़ास मकसद की खातिर मकतूला का एतमाद हासिल किया और फिर 1 लाख रुपया हासिल करके फ़रार हो गया, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मेरे मुवक्किल पर मकतूला अनीता के कत्ल का इल्ज़ाम भी है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, और तंजिया लहजे में बोला। फिर आप अनीता के कत्ल को किसके खाते में डालेंगे? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। सीधी सी बात है, वो मुतदिल अंदाज में बोला,
मकतूला ने मुलजिम को 1 लाख की रकम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया होगा। इसके बाद मकतूला अनीता की जानिब से मज़ाहमत का मजबूत जवाब बनता था। यकीनन उसने मुलजिम को रोकने की कोशिश की होगी, इस खौफ से कि पकड़े जाने पर मुलजिम का राज फाश हो जाएगा। इसने मकतूला की मज़ाहमत के जवाब में इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बहुत खूब मेरे फाजिल और काबिल दोस्त, वकील इस्तगासा के खामोश होने पर मैंने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, आपने कहानी तो बहुत दिलचस्प सुनाई है, मगर आपकी कहानी में ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा जैसे अल्फाज यही जाहिर करते हैं कि ये कहानी मफरूज़ात पर मबनी है। क्या आप मेरे 3 सवालात के ठोस जवाब दे सकते हैं? बात ख़त्म करते ही मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा कर रह गया, ताहम जल्दी से संभलते हुए बोला, कौन से 3 सवाल? सवाल नंबर 1, मैंने ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया, क्या आपके पास इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद है कि मुलजिम ने मकतूला के घर से 1 लाख रुपए चोरी किए थे? सवाल नंबर 2, आप किस बिना पर इतने दावे से कह रहे हैं कि मकतूला ने मुलजिम को 1 लाख की रकम चुराते हुए देख लिया था? मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, इस अमर को आप कैसे साबित करेंगे कि मकतूला की मज़ाहमत पर मुलजिम ने इसे मौत के घाट उतार दिया था? ये मेरा तीसरा सवाल है। अगर किसी शख्स ने अपने घर में 1 लाख रुपए रखे हों और वो अचानक गायब हो जाएं, वो चंद लम्हे सोचने के बाद गोया हुआ वो शख्स अपने घर के अंदर मुर्दा भी पाया जाए, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि चोर ने चोरी की और साहिब खाना को मौत के घाट उतारने के बाद जाए वक़्वा से फरार हो गया। आपकी थ्योरी तो खासी दिलचस्प है मेरे फाजिल दोस्त, मैंने चोट करने वाले अंदाज में कहा, मगर इससे ये कैसे साबित होता है कि वो मुबैना चोर और कातिल इस केस का मुलजिम और मेरा मुवक्किल इरफान इलेक्ट्रीशियन ही था? वो इस तरह साबित होता है कि वो मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला कि जब ये वक़्वा पेश आया, मेरा मतलब है कि जब चोरी और कत्ल की वारदात हुई, तो इन औकात में मुलजिम के सिवा और कोई शख्स मकतूला के घर नहीं गया था, लिहाजा पहला और आखिरी शक इसी शख्स पर किया जा सकता है। इतना कहने के बाद वकील इस्तगासा ने उंगली से एक्यूज बॉक्स में खड़े मेरे मुवक्किल की जानिब इशारा भी कर दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, उसका मुखातिब मैं था। मेरे फाजिल दोस्त, अगर मकतूला की लाश के नज़दीक ही आले कत्ल भी पड़ा हुआ मिल जाए और इस आले कत्ल पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात यानी फिंगर प्रिंट्स भी मौजूद हों, तो फिर एक ही नतीजा निकलता है कि इसी शख्स ने वो एक मरतबा फिर उंगली के इशारे से मुलजिम की निशानदही करते हुए बोला, इस शख्स ने मकतूला अनीता को मौत की नींद सुलाया होगा। दैट्स ऑल। वकील इस्तगासा ने बात मुकम्मल करने के बाद बड़े स्टाइल से कंधे उचकाए तो मैंने बावाज़े बुलंद कहा, दैट्स नॉट ऑल माई डियर प्रोसिक्यूटर। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो दिलचस्प और सनसनीखेज स्टोरी सुनाई है, इसे साबित करना भी ज़रूरी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अदालत इस नौयत की बेबुनियाद बातों को अहमियत नहीं दे सकती। क्या इस्तगासा के पास इस वारदात का कोई ऐनी शाहिद मौजूद है? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं। क्या आपने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद इसके पास से 1 लाख की रकम बरामद कर ली थी? मैंने वकील इस्तगासा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं, उसने एक मरतबा फिर नफ़ी में जवाब दिया। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आप इस केस के वाली हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आला कत्ल कई बार आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपने फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट को भी मुत्तईद बार पढ़ा होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि मकतूला अनीता को किस नौयत के आला कत्ल से मौत के घाट उतारा गया था? वो मेरे इस मासूम और सादा से सवाल पर ताज्जुब खेज अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दें। मेरे लिए ये बात कोई ढकी छुपी नहीं थी कि नजीबुल्लाह की खूबसूरत और जवान बीवी अनीता को एक हथौड़ी की मदद से कत्ल किया गया था। आला कत्ल की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट जाहिर करती थी कि मज़कूरा हथौड़ी की एक तूफ़ानी ज़र्ब ने मकतूला की खोपड़ी को चटका कर रख दिया था और वो मौके पर ही हलाक हो गई थी। आला कत्ल पर पाए जाने वाले खून के धब्बे मकतूला के खून से मैच कर गए थे। अलावा इसी हथौड़ी के फौलादी हिस्से पर खून के धब्बों के साथ ही मकतूला के सर के चंद बाल भी चिपके हुए पाए गए थे। इस अमर में तो किसी शक को शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी कि इसी हथौड़ी के कारीवार ने मकतूला अनीता को इस जहान से उस जहान में पहुंचा दिया था। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए वकील इस्तगासा चौबी मेज़ की जानिब बढ़ गया। इस किस्म की चौबी मेज़ एक
या एक से ज़्यादा मेज़ें अदालत के कमरे में मौजूद होती हैं जिन पर ज़ेर समाअत केस से मुतालिक तमाम सबूत और शहादतें रखी जाती हैं। ऐसी चीज़ों में आला कत्ल भी शामिल होता है। जिस हथौड़ी की मदद से अनीता को मौत के घाट उतारा गया था वो एक सेलोफेन बैग के अंदर चौबी मेज़ पर मौजूद थी। वकील इस्तगासा मेज़ पर से मज़कूरा सेलोफेन बैग उठा लाया और मेरी निगाह के सामने बैग को लहराते हुए तंज़िया लहजे में बोला, ये है वो ख़तरनाक हथौड़ी जो अनीता की जान लेने के लिए आला कत्ल के तौर पर कत्ल की इस वारदात में इस्तेमाल हुई थी। मैंने चौंक कर सेलोफेन बैग की तरफ देखा। अरे ये तो, मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए यूं इजाफा किया, यह हथौड़ी तो मेरे मौक्किल इरफान की है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो चोट करने वाले अंदाज में बोला। और आप ऐसा फरमाकर अपने मौक्किल को फंसा रहे हैं। मौक्किल को फंसा रहे हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप इस हथौड़ी की शनाख्त करके मुझे पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि इसके गले में फांसी का फंदा फिट करने का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि इस हथौड़ी के दस्ते पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं जो इसे कातिल साबित करने के लिए काफ़ी हैं। हरगिज़ नहीं, मैंने शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, यह हथौड़ी मेरे मुवक्किल की मिल्कियत है, इसका एक टूल है। इस हथौड़ी के दस्ते पर इसके फिंगरप्रिंट पाए जाना कोई अनहोनी बात नहीं है। और हथौड़ी के सर पर जो मकतूला का खून और बाल चिपके हुए पाए गए हैं। वकील इस्तगासा ने मेरी तरफ देखा। जाहिर है ये खून और बाल मकतूला ही के हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। और इस अमर में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि इसी हथौड़ी की मदद से मकतूला अनीता को मौत के घाट उतारा गया था। इसके बावजूद भी, वो तमस्खुराना अंदाज में देखते हुए बोला, इसके बावजूद भी आप अपने मुवक्किल को बेगुनाह समझते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैंने कतई लहजे में कहा। आला कत्ल के दस्ते पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के निशानात का पाया जाना कोई अचंभे की बात नहीं। ऐन मुमकिन है कि किसी साजिशी शख्स ने इसको चुरा लिया हो और ये वारदात की हो ताकि मुलजिम मेरे मुवक्किल के सर आए। इसका कोई दुश्मन, कोई बदख्वाह ये कारनामा अंजाम दे सकता है। हरगिज़ नहीं, वकील इस्तगासा तेज़ आवाज़ में चिल्लाया। क्यों? इसमें ऐसी चीखने या चिल्लाने वाली कौन सी बात है? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया कि उसकी यह हथौड़ी चंद रोज़ पहले गुम हो गई थी और उसने झूठ बोला है, बकवास की है। वकील इस्तगासा की आवाज़ और बुलंद हो गई। मैं वक्त आने पर अपने मुवक्किल के बयान को अदालत में सच साबित कर सकता हूँ, मैंने बेहद मजबूत लहजे में कहा। अगर किसी शख्स ने मुलजिम की हथौड़ी चुराकर कत्ल किया और ये वारदात की है तो हथौड़ी के दस्ते पर इस शख्स के फिंगरप्रिंट्स आना चाहिए थे। वकील इस्तगासा दूर की कोड़ी लाया। हथौड़ी के हैंडल पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात क्यों मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, मैंने मुस्तकम लहजे में कहा। जो चीज़ें जिस शख्स की मिल्कियत होती हैं इस पर इसी के फिंगरप्रिंट्स पाए जाते हैं। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब का ताल्लुक है तो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, कातिल ने मेरे मुवक्किल को इस केस में फंसाने के लिए हाथों पर दस्ताने पहनकर यह कत्ल किया होगा ताकि हथौड़ी के दस्ते पर उसकी उंगलियों के निशानात सब्त न हो सकें और मेरे मुवक्किल की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जो के तो मौजूद रहें। और एन ऐसा ही हुआ। योर ऑनर, वकील इस्तगासा जज की जानिब देखते हुए बोला, डिफेंस इस कहानी के जरिए केस को किसी और रुख पर डालकर अपने मुवक्किल और इस केस के मुलजिम पर से अदालत की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मेरा भी मौक़िफ़ है जनाब आली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वकील इस्तगासा अपनी कहानी की मदद से असल कातिल की जानिब से तवज्जो हटाकर मेरे मुवक्किल को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। अगर इस्तगासा के पास इस वारदात का कोई ऐनी शाहिद है तो वो इसे अदालत में पेश करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। बेग साहब, जज ने गहरी संजीदगी से मेरी तरफ देखा और मेरे मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, प्लीज़ प्रोसीड। मैं वकील इस्तगासा की जानिब मुतवज्जा हो गया। इस्तगासा के पास इस वारदात का कोई आई विटनेस नहीं है और इस्तगासा का दावा यह भी है कि मुलजिम ने अपने कसरती बदन खुसूसन बाजों की उभरी हुई सेहतमंद मछलियों के जरिए मकतूला को अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाया था। ये इतनी अहम बात इस्तगासा को किसने बताई है? ये एक ठोस हकीकत है, मैंने वकील इस्तगासा के अल्फाज दोहराते हुए कहा। मकतूला अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही और मुलजिम इस किस्म की बातों से यकसर इनकारी है। फिर आप इस ठोस हकीकत को अदालत में किस तरह साबित करेंगे? इस सिलसिले में किसी न किसी गवाह को तो अदालत में पेश करना ही पड़ेगा ना मेरे फाजिल दोस्त। जब मैंने कहा है कि ये एक ठोस हकीकत है तो फिर ये एक ठोस हकीकत ही है।
वो सीना फुलाते हुए बोला, और हकीकत किसी सबूत की मोहताज नहीं होती। आंखों देखी हकीकत वाकई किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, मगर आंखों देखी हकीकत का मतलब है कि इस वाक़ये का कोई चश्मदीद गवाह ज़रूर होगा। लेकिन आप एनी शाहिद के वजूद से इनकारी हैं। अलावा इसी, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली और इजाफा करते हुए कहा, अलावा इसी, आप बड़े दावे से कह रहे हैं कि मैंने जो कह दिया वही हकीकत है। आपका ये पुरगुरूर दावा अदालती और कानूनी आदाब व कवायद के मुनाफी है। अदालत में अपने मौक़िफ़ और दावे को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने पड़ते हैं। मेरे फाजिल दोस्त, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वो नापसंदीदा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मुल्ज़िम इस वक्त कटहरे में मौजूद है। उसूली तौर पर यह सवाल इसी से किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि मुल्ज़िम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। फिर वो रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बोला, जनाब अली, मैं मुल्ज़िम से चंद कड़े सवालात करना चाहता हूँ। मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। परमिशन ग्रांटेड, जज ने भारी भरकम आवाज़ में कहा। वकील इस्तग़ासा मुल्ज़िम की जानिब मुतवज्जा हो गया। क्या ये सच है कि तुम मकतूला अनीता के घर में पहली बार 4 अक्टूबर को गए थे? जी ये सच है, मुल्ज़िम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। क्यों गए थे? तुम मकतूला के घर किस काम से गए थे? इन लोगों ने एसी लगवाना था, मुल्ज़िम ने बताया। मैं एसी की फिटिंग वगैरह के सिलसिले में वहाँ गया था। तुम वहाँ गए? वकील इस्तग़ासा ने बोलना शुरू किया। इस वक्त मकतूला का शौहर नजीबुल्लाह घर पर मौजूद था। नजीबुल्लाह ने तुम्हें काम के बारे में समझाया, तुमने स्टेटमेंट बताया और सारे ज़रूरी सामान वगैरह लेने के लिए मार्केट चले गए। ऐसा हुआ था या नहीं? जी हाँ, मुल्ज़िम ने इस बात में गर्दन हिलाई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? वकील इस्तग़ासा ने सवालिया नज़र से मुल्ज़िम की तरफ देखा। इसके बाद, मेरे मुवक्किल ने ठहरे हुए लहजे में बताना शुरू किया, इसके बाद मैं मार्केट से एसी की फिटिंग के लिए ज़रूरी सामान लेकर आया था और अपना काम शुरू कर दिया था। जब तुम मार्केट से वापस आए तो क्या इस वक्त मकतूला का शौहर नजीबुल्लाह घर में मौजूद था? वकील इस्तग़ासा ने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं, वो घर में मौजूद नहीं था। वो कहाँ चला गया था? नजीबुल्लाह अपने कारोबार के सिलसिले में मामूल के मुताबिक घर से निकला था, मुल्ज़िम ने सादा से लहजे में जवाब दिया। वकील इस्तग़ासा चंद लम्हात तक ज़ुमाइनी अंदाज में मुल्ज़िम को घूरता रहा, फिर सवाल किया, जब तुम एसी की फिटिंग का काम कर रहे थे तो इस वक्त मकतूला के अलावा घर के अंदर और कौन कौन था? जी कोई भी नहीं, मुल्ज़िम ने बताया। मकतूला अकेली ही थी, ये 2 अफराद की फैमिली थी। जब नजीबुल्लाह अपने बिजनेस को देखने चला गया तो जाहिर है इसके बाद मकतूला को घर में अकेला ही होना था। इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी वाली बात तो इसके बाद शुरू होती है, वकील इस्तग़ासा ने मायनेखेज़ अंदाज में कहा। फिर मुल्ज़िम से सवाल किया, तुमने अपने काम के सिलसिले में मकतूला के शौहर से कितनी उजरत तय की थी? 100 रुपये, मुल्ज़िम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। यह आज से लगभग 40 साल पहले का वाक़या है। इस ज़माने के 100 रुपये आज की कम से कम 1,500-2 हज़ार समझ लें। क्या इसी की फिटिंग का ज़रूरी सामान भी इसी 100 रुपये के अंदर शामिल था? जी नहीं, इसके पैसे अलग थे, मुल्ज़िम ने बताया। 100 रुपये सिर्फ मेरी मजदूरी के थे। काम की तकमील के बाद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी तो यकीनन मिल गई होगी? वकील इस्तग़ासा ने मुल्ज़िम की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी हाँ, मुल्ज़िम ने उस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। कितनी मजदूरी? 100 रुपये और कितनी मजदूरी? मुल्ज़िम ने उलझनज़दा अंदाज में वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा। हमारे दरमियान यही तय हुआ था, तुम्हारे और मकतूला के शौहर नजीबुल्लाह के दरमियान इस काम की उजरत 100 रुपये तय हुई थी, वकील इस्तग़ासा ने सनसनाते हुए लहजे में कहा। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इस रोज़ मकतूला ने काम ख़त्म होने पर तुम्हें 200 रुपये दिए थे। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ वकील साहब? यही कि काम की तकमील पर मकतूला ने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, वकील इस्तग़ासा वजाहत करते हुए बोला। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुल्ज़िम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। आपने मेरी उजरत के हवाले से सवाल किया था और मैंने भी इसी हवाले से जवाब दिया था। मेरे काम का मुआवजा 100 रुपये तय हुआ था और मकतूला ने इसी सिलसिले में मुझे 100 रुपये ही दिए थे। और दूसरे 100 रुपये? वकील इस्तग़ासा ने शक-ज़दा नज़र से मुल्ज़िम इरफान को घूरा और सवाल किया, ये एक्स्ट्रा 100 रुपये किस सिलसिले में थे? इनाम, मुल्ज़िम ने बताया। मकतूला ने कहा था कि ये 100 रुपये मेरा इनाम है। इनाम? वकील इस्तग़ासा ने चौंक कर गैर यकीनी अंदाज में मुल्ज़िम को देखा। कैसा इनाम? किस बात का इनाम? तुमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था? क्या तुमने हाई जंप के मुकाबले में माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुल्ज़िम जल्दी से बोला।
फिर कैसी बात है? वकील इस्तगासा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो एक्स्ट्रा 100 रुपये मकतूला ने मेरे काम से खुश होकर दिए थे, मुलजिम ने बताया। इसे मेरा काम बहुत पसंद आया था। आप 100 रुपये से किसी उलझन में ना पड़ें कि ऐसी फिटिंग की उजरत इतनी कम क्यों। वाज़ेह रहे कि ज़ेरे नज़र वाक़िया आज से लगभग 40 साल पहले का है। इस ज़माने के लिहाज से 100 रुपये एक माकूल मुआवजा था, और जहाँ तक इनाम का ताल्लुक है तो इस रकम का तयन कारनामे की नौइयत से नहीं बल्कि देने वाले की दिली कुशादगी से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वकील इस्तगासा का ज़ाविया रगड़ाई कुछ और ही था। काम पसंद आ गया था या तुम पसंद आ गए थे? वकील इस्तगासा ने तंज़िया लहजे में इस्तफसार किया। मेरा काम। मुलजिम वकील इस्तगासा की जारियत के जवाब में बौखला गया। जब मकतूला को तुम्हारा काम पसंद आया था तो फिर तारीफ भी तुम्हारे काम ही की करनी चाहिए थी ना? वकील इस्तगासा ने बदस्तूर जारिहाना लहजे में कहा। तुम्हारी पुरकशिश सेहत और बाजुओं की उभरी हुई मछलियों की नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुलजिम ने एहतिजाजी लहजे में कहा। मकतूला ने मेरे काम की तारीफ की थी। अच्छा? वकील इस्तगासा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभी देख लेते हैं क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर रुए सुखन जज की जाने मोड़ते हुए बोला। जनाब अली, मैं इस्तगासा के गवाह फारूक को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? जज ने इस्पात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मेरा मुवक्किल और इस मुकदमे का मुलजिम इरफान पेशे के एतबार से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रीशियन था। इसकी रिहाइश गांधी गार्डन यानी चिड़ियाघर के नज़दीक थी और वह सोल्जर बाजार में वाक़ई एक दुकान से मुंसलिक था। इस बड़ी सी दुकान पर रंगो रोगन, हार्डवेयर का सामान, इलेक्ट्रिक का सामान वगैरह सब कुछ मिलता था, और दुकान का मालिक ज़रूरतमंदों को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, रंगसाज वगैरह की सर्विस भी मुहैया करता था। इरफान इसी दुकान के तवस्सुस से मकतूला के घर एसी की फिटिंग वगैरह का काम करने पहुंचा था। इस्तगासा ने फारूक नामी जिस गवाह को अभी कटहरे में लाने की बात की थी वो इरफान का महलेदार था, और ये लोग एक साथ बैठकर चाय वगैरह भी पी लिया करते थे। जब फारूक कटहरे में आकर खड़ा हुआ तो इरफान के चेहरे पर मुझे उलझन भरी सिलवटें उभरती नजर आईं, जिससे मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि इरफान यहाँ इसकी आमद की तवक्को नहीं कर रहा था। अगर फारूक इस्तगासा की जानिब से पेश हुआ था तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो इरफान के खिलाफ किसी किस्म का जहर उगलने वाला था। फारूक सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद फारिग हुआ तो वकील इस्तगासा ने इसे घेर लिया। इसने एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम इरफान की तरफ इशारा करते हुए फारूक से सवाल किया। क्या तुम इस शख्स को जानते हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, फारूक ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। किस तरह जानते हो? वकील इस्तगासा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। किस तरह का क्या मतलब है? फारूक ने आंखें फैलाईं। इरफान मेरा महल्लेदार है, हमारी तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकात होती है। वकील इस्तगासा मखसूस अंदाज में जिरा को आगे बढ़ाते हुए पूछने लगा। सिर्फ मुलाकात ही होती है या बातचीत भी होती है? मुलाकात का मतलब बातचीत ही है जनाब, फारूक ने सादा से लहजे में बताया। हम अक्सर चाय के होटल में बैठकर गपशप करते हैं। गपशप करते हैं? वकील इस्तगासा ने पुरसोच अंदाज में दोहराया। इससे तो ये जाहिर होता है कि तुम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती है। जी हाँ, दोस्ती है, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक रुका तो वकील इस्तगासा ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। लेकिन क्या? लेकिन ये कि इस्तगासा का गवाह वजाहत करते हुए बोला। दोस्ती अपनी जगह है और सच्चाई बयान करना अपनी जगह। इस बात का भला क्या मतलब हुआ? वकील इस्तगासा ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। मैं वकील इस्तगासा के अंदाज को अच्छी तरह समझ रहा था। वो भोलेपन का मुजाहरा करते हुए मुलजिम के गिर्द अपनी जिरह के घेरे को तंग कर रहा था। मैं चुपचाप दिलचस्पी से इसकी कारकर्दगी का तमाशा देखने लगा। मुझे कामिल यकीन था कि वो मेरे मुवक्किल को अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। मतलब ये कि जनाब, गवाह ने वकील इस्तगासा के सवाल के जवाब में बताया, मैंने अभी भरी अदालत में सच बोलने का हलफ उठाया है, इसलिए आप मुझसे जो भी पूछेंगे इसका सच्चा और खरा जवाब दूंगा। यानी मेरी और इरफान की दोस्ती सच्चाई के रास्ते में दीवार नहीं बन सकेगी। वेरी गुड, वकील इस्तगासा ने अपने गवाह की बात को सराहते हुए कहा। मैं तुम्हारा राज ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे तुमसे इरफान और मकतूला अनीता के बारे में चंद बातें पूछना है। जी पूछें, मैं हाजिर हूँ। क्या कभी मुलजिम ने तुमसे अनीता का तज़किरा किया था?
मकतूला की मौत से चंद रोज पहले इरफान ने मुझसे इस किस्म का जिक्र किया था। गवाह ने बताया। किस किस्म का जिक्र? यही कि वो बहुत अच्छी औरत है, दिल की सखी और खूबसूरत है। गवाह वजाहत करने लगा। बहुत ही पुरकशिश और तरहदार है। उसने मेरी बहुत तारीफ की है और 100 रुपये मुझे ज़्यादा दिए हैं। मुलजिम ने ये बातें तुम्हें पुरजोश अंदाज में बताई थीं या इसका बयान सरसरी सा था? वकील इस्तगासा ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। बहुत जोशो खरोश से जनाब, गवाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बताया। यह खुशी से फूले नहीं समा रहा था, जैसे इसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी मजदूरी के बराबर इनाम समझ में नहीं आ रहा, सच बताओ ये चक्कर क्या है? फिर मुलजिम ने तुम्हें क्या जवाब दिया था? इसने कहा कि ये खुद भी 100 रुपये इनाम देकर हैरान हुआ था। इस्तगासा के गवाह ने जवाब दिया। जब इसने अपनी उलझन को दूर करने के लिए अनीता से पूछा कि इतना भारी इनाम क्यों, तो पता है मकतूला ने इरफान को क्या जवाब दिया था? नहीं पता। वकील इस्तगासा ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। अदालत जानना चाहती है, तुम तफसील से और पूरी सच्चाई के साथ बताओ। तुम्हें इसी गर्ज से यहाँ बुलाया गया है। मैं वही बता रहा हूँ जो इरफान ने मुझे बताया था, गवाह फारूक ठहरे हुए लहजे में बोला। इरफान के सवाल के जवाब में मकतूला ने इसके बाजुओं की मछलियों की तरफ इशारा करते हुए मायना खेज अंदाज में कहा था, ये 100 रुपये इन खूबसूरत मछलियों की परवरिश के लिए हैं। तुम इन पैसों के बादाम खरीद कर खाना। लम्हाती तवक्कुफ करके गवाह ने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। जब इरफान मुझे ये किस्सा सुना रहा था तो उसकी खुशी दीदनी थी। गोया इस खूबसूरत और सनसनी खेज तजर्बे की वजह से मुलजिम के दिल में लड्डू फूट रहे थे। वकील इस्तगासा ने जुमाइनी अंदाज में इस्तफसार किया। जी हाँ बिल्कुल। गवाह ने बड़े वसूख से असबात में गर्दन हिला दी। वकील इस्तगासा अपने गवाह को छोड़कर दोबारा मुलजिम की जानिब मुतवज्जा हो गया। क्या तुम अपने दोस्त फारूक के बयान को झुठला सकते हो? तुमने ये सब उससे कहा था या नहीं? जी मैंने कहा था, मगर इसका वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं, मेरे मुवक्किल ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। ये ठीक है कि मकतूला ने मेरे बाजुओं की मछलियों की तारीफ की थी, लेकिन इस तारीफ को मनफी अंदाज में नहीं लेना चाहिए। हालांकि थोड़ी देर पहले तुम मौजूद अदालत के सामने इस बात से इनकार कर चुके हो। वकील इस्तगासा ने तीखे लहजे में कहा। तब मैंने सवाल उठाया था कि मकतूला ने इनाम देते वक्त काम के बजाय तुम्हारे बाजुओं की मछलियों की तारीफ क्यों की, तो तुम्हारा पुरजोर जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और गवाह फारूक के बयान के बाद ये साबित हो चुका है कि ऐसा हुआ था। तुमने झूठ क्यों बोला? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने अपनी जगह से उठकर तेज आवाज में कहा। अगर मकतूला ने मुलजिम की काबिल रश्क सेहत ही को खिराज तहसीन पेश करते हुए वो 100 रुपये इनाम में दिए थे, तो इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? वकील सरकार खामखा इस इशू को उछालकर मेरे मुवक्किल की किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आली, ये बहुत ही हसास और अहम इशू है, वकील इस्तगासा ने ताकीदी अंदाज में कहा। मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मुलजिम पर जिरह का मौका दिया जाए। आप अपनी जिरह जारी रखें। जज ने वकील इस्तगासा की इस्तदा को दुरुस्त मानते हुए इसे इजाज़त दे दी। तो जब मकतूला ने तुम्हारी मजदूरी से ज़्यादा मुआवजा दिया और ये कहा कि 100 रुपये के तुम बादाम खरीद कर खा लेना ताकि तुम्हारे बाजुओं की मछलियाँ सदा तंदुरुस्त और तवाना रहें, तो क्या तुम्हारे दिल में खुशी से लड्डू नहीं फूटे थे? वकील इस्तगासा ने तेज नज़र से मुलजिम को घूरते हुए सवाल किया। मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ वकील साहब, मेरे मुवक्किल ने पूरे एतमाद अंदाज में वकील इस्तगासा की जिरह का सामना करते हुए कहा। आप खामखा हकीकत को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हकीकत क्या है? वकील इस्तगासा किता कलामी करते हुए जल्दी से बोला। ये तुम खुद ही अदालत के सामने बयान कर दो ना। यहाँ तक तो ठीक है कि मकतूला अनीता ने मेरे काम से खुश होकर मुझे इनाम में 100 रुपये दिए थे, मुलजिम वजाहत करते हुए बोला, और मुझे इस इनाम को हासिल करने की खुशी भी हुई थी, लेकिन लड्डू फूटने जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके मेरी नीयत पर शक करना ठीक नहीं है। बस मुझे खुशगवारी महसूस हुई थी, और इस वाक़े का जिक्र मैंने अपने दोस्त फारूक से भी किया था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि लम्हाती तवक्कुफ करके उसने शाकी नज़र से कटहरे में खड़े हुए इस्तगासा के गवाह फारूक की जानिब देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। आज मेरा दोस्त मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए यहाँ आया हुआ है। तुमने एक दोस्त को तो मकतूला की जानिब से मिलने वाले भारी इनाम के बारे में खूब जोशो खरोश से बताया, वकील इस्तगासा तंजिया लहजे में बोला, लेकिन दूसरे दोस्त को इस वाक़े की हवा भी नहीं लगने दी, है ना? दूसरा दोस्त? मुलजिम ने उलझन ज़दा लहजे में दोहराया और पूछा। वकील साहब, आप मेरे किस दोस्त की बात कर रहे हैं?
चौंक गए ना? वकील इस्तगासा फातिहाना नज़र से मुलजिम की तरफ देखते हुए बोला। बल्कि डर गए ना? मैं ना तो चौंका हूँ और ना ही मुझे कोई डर या खौफ है, मुलजिम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। हाँ, अलबत्ता आपकी बात ने मेरे जहन को उलझा ज़रूर दिया है। बताएं, आप मेरे किस दोस्त की बात कर रहे हैं? अमीर अली की बात कर रहा हूँ, वकील इस्तगासा एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। वो अमीर अली जो तुम्हारे साथ ही सोल्जर बाजार वाले मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर से मुंसलिक है और तुम्हारा हम पेशा भी है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन। अच्छा अच्छा, वो अमीर अली, मुलजिम इस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला। देखा, कितनी जल्दी ये याद आ गया। वकील इस्तगासा मुलजिम की आंखों में झांकते हुए बोला। तुमने अमीर अली को इस 100 रुपये वाले इनाम वाले वाक़े से आगाह क्यों नहीं किया था? ये कोई ख़ास बात नहीं थी, इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि सबको बताता फिरूं, मुलजिम ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। ख़ास बात तो थी, वकील इस्तगासा मखसूस अंदाज में अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए बोला। अगर तुमने अमीर अली से इस बात का तस्करा नहीं किया तो इसके पीछे तुम्हारा एक मज़मूम मकसद कार फरमा था। बोलो, तुमने एक ख़ास वजह से अमीर अली को ये बात नहीं बताई थी ना? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मुलजिम के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। सब समझ में आ जाएगा, बस 1 मिनट सब्र। ये कहते हुए वकील इस्तगासा जज की जानिब मुड़ा और ठहरे हुए लहजे में बोला। जनाब अली, मैं इस्तगासा के अगले गवाह अमीर अली को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। जज ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा कि इजाज़त है। थोड़ी ही देर के बाद इस्तगासा का गवाह फारूक अदालत के कमरे से बाहर चला गया और इसकी जगह अमीर अली विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। अमीर अली की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। मैंने इस्तगासा के इस गवाह के बारे में अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी। गवाह ने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया तो वो वकील इस्तगासा वाले गवाहों के कटहरे के करीब चला गया। अमीर अली, क्या ये दुरुस्त है कि तुम भी इसी दुकान से मुंसलिक हो जहां मुलजिम काम करता था? मेरा मतलब है कि मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। हम दोनों ही मदीना इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए काम करते हैं। तुम मुलजिम को कितने अरसे से जानते हो? वकील इस्तगासा ने पूछा। लगभग 5 साल। 5 साल अच्छा खासा अरसा होता है, वकील इस्तगासा जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला। इससे तो ये जाहिर होता है कि तुम मुलजिम की आदत और तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ होगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो इस्तरारी लहजे में बोला। इस्तगासा के गवाह अमीर अली की हरकत व सकनात से ये अंदाज़ा होता था कि इसे काफ़ी पढ़ा सिखा कर अदालत के कमरे तक लाया गया है। अमीर अली, वकील इस्तगासा गवाह की आंखों में देखते हुए बोला। क्या मुलजिम ने तुमसे मकतूला की किसी फैयाजी का जिक्र किया था? फैयाजी? कैसी फैयाजी? गवाह के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। गवाह के इस इस्तफसार पर वकील इस्तगासा ने पूरी तफसील के साथ इसे वो वाक़या सुनाया जब 4 अक्टूबर को पहली मरतबा मुलजिम मकतूला के घर एसी लगाने गया था और मकतूला ने उसके काम से खुश होकर उसकी उजरत के अलावा 200 रुपये उसे इनाम में भी दे डाले थे। गवाह ने पूरी बात तवज्जो से सुनी और वकील इस्तगासा के खामोश होने पर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इरफान ने मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। अलबत्ता, वो बोलते बोलते अचानक ऐसे रुक गया जैसे इसे कोई ख़ास बात याद आ गई हो। वकील इस्तगासा भला इस नादिर मौके से कैसे फ़ायदा ना उठाता? उसने बाबा से बुलंद सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। अलबत्ता क्या? इरफान ने मुझसे एक अजीब बात कही थी, गवाह ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा। कैसी अजीब बात? वकील इस्तगासा की आवाज़ अदालत के कमरे में गूंजी। ज़रा तफसील से बताओ, अदालत सच्चाई जानना चाहती है। जब ये मकतूला के घर में एसी फिट करके आया तो इसके दूसरे दिन इसने मुझसे कहा था कि अगर नजीबुल्लाह या अनीता के घर से इलेक्ट्रिक के किसी काम के लिए कोई फ़ोन आए तो मैं हरगिज़ वहाँ ना जाऊँ, बल्कि इस घर में हमेशा यही जाया करेगा। गवाह अमीर अली ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। और यही बात मुझे अजीब सी लगी थी। तो तुमने इससे पूछा नहीं कि ऐसा क्यों? वकील इस्तगासा ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। तुम मकतूला के घर में किसी काम से क्यों नहीं जा सकते? असल में बात यह है जनाब कि मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर पर इलेक्ट्रीशियन सिर्फ हम दोनों ही हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। या तो इरफान कहीं जाता है या फिर मैं। लम्हाती तवक्कुफ करके गवाह अमीर अली ने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला। जब मैंने इरफान से इस हवाले से सवाल किया तो उसने एक बहाना बना दिया था। वकील इस्तगासा ने सनसनाते हुए अल्फाज में पूछा। कैसा बहाना?
इरफान ने मुझे बताया था कि मकतूला की तरफ उसकी उजरत के कुछ पैसे बाकी हैं। अमीर अली वजाहत करते हुए बोला, अगर दोबारा कभी इस घर में यही जाएगा तो वो रुकी हुई रकम वसूल होगी, वरना इसके पैसे मारे जाएंगे। तो तुम्हारे ख्याल में मुलजिम ने तुमसे गलत बयानी की थी? वकील इस्तगासा ने ठहरे हुए अंदाज में सवाल किया, जबकि इस बहाने की आड़ में इसके जहन में कोई और मंसूबा पल रहा था। मंसूबे के पलने के बारे में तो मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, गवाह ने जवाब दिया। इरफान ने कहा मुझसे कि वो मैंने आपको बता दिया है। ओके। वकील इस्तगासा ने एक गहरी सांस खारिज की और जिरह के सिलसिले को दराज करते हुए गवाह से पूछा, तुमने मुलजिम की बात के जवाब में क्या कहा था? मैंने इसे यकीन दिलाया था कि ये इस सिलसिले में बिल्कुल मुतमईन हो जाए। यानी तुम इस बात पर राजी हो गए थे कि आइंदा अगर मकतूला के घर से किसी भी काम के सिलसिले में बुलावा आएगा तो तुम इधर का रुख हरगिज हरगिज नहीं करोगे। वकील इस्तगासा ने ठोस लहजे में कहा, बल्कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुलजिम ही जाया करेगा। जी हाँ, मैंने इससे यही वादा किया था। गोया उस दिन के बाद से मुलजिम ही मकतूला के घर जाता रहा था। वकील इस्तगासा ने पूछा, जी यही हकीकत है। गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है इस रोज के बाद से लेकर बकुआ के रोज तक मुलजिम कितनी मरतबा मकतूला के घर गया था? वकील इस्तगासा ने गवाह अमीर अली से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मरतबा, गवाह ने बड़ी सादगी से बताया। 2 या 3 मरतबा? वकील इस्तगासा ज़ेर लब दोहराते हुए जज की जानिब मुड़ा और फिर बाबा से बुलंद बोला, योर ऑनर, मुलजिम मौजूद अदालत के सामने सरासर गलत बयानी से काम ले रहा है कि मकतूला की ज़बानी अपनी सेहत खुसूसन बाजुओं की मछलियों की तारीफ सुनकर उसके दिल में खुशी के अंडे नहीं फूटे थे। इस्तगासा के मौक़िफ़ की सच्चाई गवाह अमीर अली के बयान से साफ जाहिर हो गई है। इसके मन में खुशी के लड्डू फूटे थे या नहीं, हमें इसने अपने साथ काम करने वाले दूसरे इलेक्ट्रीशियन को किसी बहाने मकतूल के घर जाने से इसने बहरहाल रोक दिया था ताकि ये मकतूला के करीब होकर अपना मकसद हासिल कर सके। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, योर ऑनर, शक्ल सूरत से मासूम नजर आने वाला ये शख्स अंदर से इंतहाई अय्यार और मक्कार है। मौजूद अदालत से मेरी इस्तदा है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। वकील इस्तगासा ने आखिरी जुमला इस अंदाज में अता किया था कि जज ने मुलजिम की तरफ देखते हुए खासे ताज्जुब खेज लहजे में पूछा, क्या तुमने अपने साथ काम करने वाले अमीर अली से इस किस्म की कोई बात की थी? जी सर, मैंने अमीर अली को मकतूला के घर जाने से मना किया था, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। बेग साहब, जज मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, अब आप अपने मुवक्किल के हवाले से क्या कहेंगे? अदालत में किसी केस की समाअत के दौरान में जज उमूमन खामोश बैठा रहता है। दोनों पार्टियों की जानिब से इनके वकील अपना अपना मौक़िफ़ पेश करके केस को जीतने के लिए जोर लगाते हैं। जज दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद तमाम तर हालातों, वाक़यात और शवाहिद की रोशनी में कोई फैसला करता है, लेकिन कभी किसी ख़ास मौके पर वो बराह रास्त मुलजिम से सवाल भी करता है, जैसा कि अभी उसने पूछा था, फिर मुझसे भी इस्तफसार किया था। मैंने जज की फरमाइश पर एक्यूज बॉक्स वाले कटहरे का रुख किया, फिर मुलजिम और अपने मुवक्किल से कोई सवाल करने से पहले जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाबे अली, अभी भरी अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मैं अपने मुवक्किल की तरफ मुतवज्जा हो गया। इरफान, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया, जैसा कि तुम मौजूद अदालत के सामने इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हो कि तुमने ही अपने साथी अमीर अली को आइंदा के लिए किसी भी काम से मकतूला के घर जाने से मना किया था। तुम्हारे इस फेल की वजह से इस्तगासा एक संगीन गलतफहमी का शिकार हो रहा है। इस्तगासा का मौक़िफ़ है कि तुम चूँकि किसी गहरी साजिश के तहत मकतूला को घेरने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम चाहते थे कि तुम्हारे सिवा और कोई वहाँ न जाए और तुम्हें अपने मंसूबे को तकमील तक पहुँचाने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मैसर। इस्तगासे को किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। वकील इस्तगासा ने तेज़ चीखती हुई आवाज़ में कहा, यही हकीकत है, एक ठोस हकीकत। मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने तुर्की व तुर्की वकील इस्तगासा को मुंह तोड़ जवाब दिया, जब तक मैं अपनी जिरह मुकम्मल न कर लूँ आपको मुदाखलत से परहेज करना चाहिए। फिर मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाबे अली, मौजूद अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरे फाजिल दोस्त को सब्र और सुकून की तलकीन फरमाई जाए ताकि मैं मुलजिम पर नहायती अहम जरा मुकम्मल कर सकूँ। जज ने वकील इस्तगासा को मज़कूरा हिदायत जारी करने के बाद मुझसे कहा,
بیگ صاحب آپ اپنی جرات جاری رکھیں۔ میں دوبارہ اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ استغاثہ کو تمہارے بارے میں شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے کسی خاص مقصد کے حصول کی خاطر استغاثہ کے گواہ امیر علی کو کسی بھی کمپلینٹ پر مقتولہ کے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کسی بھی حد تک کوئی حقیقت نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرا ایسا کوئی مقصد تھا ہی نہیں جس کے لیے اور جس کے حوالے سے استغاثہ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ لیکن تم اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ تم نے استغاثہ کے گواہ امیر علی کو کسی بھی کام سے مقتولہ کے گھر جانے سے منع کر رکھا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ابھی چند لمحے پہلے تم نے معزز عدالت کے روبرو اس امر کا اقرار کیا ہے۔ جی ہاں، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے واقعی امیر علی کو مقتولہ کے گھر کسی کام کے سلسلے میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں جیسا کہ وکیل استغاثہ سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ وجہ نہیں تھی تو پھر کیا وجہ تھی؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ جو بھی وجہ تھی اس کے دو پہلو ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا۔ میں نے گردن گھما کر سوالیہ نظر سے جج کی طرف دیکھا۔ جج نے اپنے مخصوص بھاری بھرکم لہجے میں ملزم سے کہا، اجازت ہے۔ دیکھیں جناب، میں نے دو پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ملزم عرفان نے بڑے پُر اعتماد انداز میں بتانا شروع کیا۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے الیکٹریشین امیر علی کی خوبیوں اور خامیوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ شخص، ملزم نے وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ امیر علی کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص اگرچہ اپنے کام میں بہت ماہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ مختلف معاملات میں ڈنڈی مارنے کے لیے بھی خاصا مشہور بلکہ خاصا بدنام ہے۔ یہ جہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہے 2 اور 3 گنا ریٹ لگاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سامان وغیرہ کے سلسلے میں بھی فراڈ کرتا ہے۔ سامان کی جو فہرست امیر علی پارٹی کو دیتا ہے اس میں مختلف چیزوں کے نرخ بڑھا چڑھا کر لگائے گئے ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مقتولہ کو بھی امیر علی کے دست ستم کا نشانہ بننا پڑے۔ اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ ملزم سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے سوال داغ دیا۔ میں اس طرف آ رہا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ میں چونکہ دل سے مقتولہ کی بہت عزت کرنے لگا تھا، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امیر علی کے ہاتھوں بے وقوف بنے۔ بس مقتولہ سے اسی ہمدردی کے جذبے کے تحت میں نے امیر علی کو کسی بھی کام کے لیے اس کے گھر جانے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں۔ تمہارے اس جذبہ ہمدردی کی تو واقعی بہت قدر کرنا چاہیے۔ میں نے اسے سراہنے والی نظر سے ملزم عرفان کی طرف دیکھا۔ تمہارے اس جذبہ ہمدردی کی تو واقعی بہت قدر کرنا چاہیے۔ میں نے سراہنے والی نظر سے ملزم عرفان کی طرف دیکھا۔ مقتولہ نے ایک بھاری ٹپ دے کر تم پر احسان کیا تھا، وہ اس کے بعد بھی یقیناً تمہیں کام کے اصل معاوضے کے علاوہ اضافی رقم دیتی رہی ہوگی، لہٰذا اس کے مفادات کی نگرانی اور تحفظ تم پر لازم ٹھہرا تھا۔ تم نے امیر علی کو اس کے گھر جانے سے روک کر جو بھی کیا، تمہارا وہ عمل قابل تعریف اور لائق تحسین ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور جج کی اجازت حاصل کر کے استغاثہ کے گواہ امیر علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امیر علی، کیا یہ درست ہے کہ تم اپنے کام میں بے انتہا مہارت رکھتے ہو؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوال پر چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، جی اللہ کا کرم ہے، پچھلے 15 سال سے اس فیلڈ میں ہو۔ اگر انسان طویل عرصے تک ایک کام کرتا رہے تو اس کام میں مہارت حاصل ہو ہی جاتی ہے، یعنی ہر وہ مہارت جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے ملزم نے کیا ہے۔ میں نے زمینی انداز میں سوال کیا، جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امیر علی، مہارت کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی کلچر، کوئی ملک یا کوئی حلیہ اور کوئی نام نہیں ہوتا، بس اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، منفی اور مثبت۔ کیا تم میری بات سے انکار کرو گے؟ نہیں، وہ متذبذب انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ گویا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ملزم نے آپ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے وہ درست ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مزید جھنجھلا گیا اور الجھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب بہت واضح ہے،
मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुलजिम ने आपके काम की तारीफ करने के अलावा मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये भी बताया कि तुम अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं हो। बेईमानी और फ्रॉड तुम्हारी सरश्त में शामिल है। अक्सर लोगों को तुम्हारे काम से शिकायत है। और ऐसी कोई बात नहीं जनाब, वो बरहमी से बोला। फिर कैसी बात है? मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया। अगर तुम ऐसे नहीं तो फिर मुलजिम ने तुम्हारे बारे में इस नौइयत का बयान क्यों दिया? इसमें सरासर मुलजिम की बददियानती का दखल है। वो नफरत आमेज़ नज़र से मेरे मुवक्किल को देखते हुए बोला। बदनीयती? कैसी बदनीयती? मैंने इस्तग़ासा के गवाह को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर वकील इस्तग़ासा खामोश न रह सका और अपने गवाह के तहफ़्फ़ुज़ में उसने जज से मुखातिब होते हुए कहा, योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त एक ही नुक्ते को घुमा फिरा कर मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये बात इस केस की इब्तिदा ही में क्लियर हो गई थी कि मुलजिम एक बदनीयत और धोखेबाज शख्स है। इसने अपनी सेहत, जिस्मानी हालत, वजाहत, खुसूसन बाजुओं की उभरी हुई खूबसूरत मछलियों। एक मिनट वकील साहब, मैंने हाथ उठाकर वकील इस्तग़ासा को मज़ीद बोलने से रोक दिया। आप भी काफ़ी देर से एक ही रटा रटाया सबक अदालत को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलजिम ने अपने बाजुओं की सेहतमंद मछलियों की नुमाइश करके मकतूल को अपने जाल में फंसाया और अपने काम को चलता किया। मछलियों का जिक्र तो बहुत हो चुका मेरे फाजिल दोस्त, अब ज़रा मेरी दूसरी समंदरी मखलूक़ात का तज़किरा भी हो जाए। जनाब आली, मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुझे गवाह पर अपनी इजरा मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। जज ने मुख्तसर अल्फाज में वकील इस्तग़ासा को हिदायत जारी कर दी कि वो एतराज़ बराए एतराज़ की पॉलिसी को मौकूफ़ करके मुझे अपना काम मुकम्मल करने दे। मैं सुबह कदमों से चलते हुए विटनेस बॉक्स की जानिब बढ़ गया और इस्तग़ासा के गवाह अमीर अली इलेक्ट्रीशियन की आंखों में देखते हुए सवाल किया, गालिबन आप मुलजिम की किसी बदनीयती का जिक्र कर रहे थे कि इसने बदनीयती की वजह से आपके खिलाफ इस नौइयत का बयान दिया था। जी हाँ बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोला, मेरा यही ख्याल है। ज़रा वजाहत कर दें। मैंने इसे घेरने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। मुलजिम की बदनीयती से आपकी क्या मुराद है? वो आपसे किस किस्म की दुश्मनी क्यों कर रहा था? और आप दोनों के बीच किसी नौइयत का कोई लेन देन था? कोई लेन देन नहीं था। फिर मुलजिम के ऐसे बयान देने की कोई ख़ास वजह? वो मेरा मतलब है ये। गवाह ने उंगली से मेरे मुवक्किल की जानिब इशारा किया और बोला, ये मुझसे जलता था। जलता था? बात समझ में नहीं आई। मैंने अनजान बनने की अदाकारी की। आप इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रिसिटी? मेरा मतलब है कि बिजली। मुलजिम आपसे कैसे जलता था? मैं अपनी सलाहियतों की बात कर रहा हूँ, वो झुंझुलाए हुए अंदाज में बोला। ये मेरी महारत से जलता था, मुझसे हसद करता था। मुलजिम आपसे जलता था, आपकी पेशावराना महारत और सलाहियत से इसे शदीद नौइयत का हसद महसूस होता था। इसीलिए इसने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और आपको बददियानत मशहूर करने की कोशिश की। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? जी नहीं, वो शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने जो कुछ बयान किया वही हकीकत है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो बात अधूरी छोड़कर उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा तो मैंने फ़ौरन सवाल कर डाला, कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आई? यही कि आप तो वकील सफ़ाई हैं। अगर मैं इस केस में वकील सफ़ाई हूँ तो मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। आपको तो अपने मुवक्किल की हिमायत करनी चाहिए ना? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। तो मैंने कब अपने मुवक्किल की मुखालफत की है? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। आपने थोड़ी देर पहले मुलजिम के हवाले से जो कुछ भी बयान किया है वो इसके खिलाफ ही ना जाता। वो बड़े आकिलाना अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, क्या उसने मेरे खिलाफ कोई साजिश की थी? एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे बददियानत मशहूर करने की कोशिश की थी? ऐसी कोई बात सिरे से है ही नहीं। मैंने उसके दिमाग के कीड़े झाड़ना ज़रूरी जाना और ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैंने दरअसल आपके मौक़िफ़ को ज़रा मुख्तलिफ और वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। ये सब तो आपके दावे का हिस्सा है और मुझे इससे कतई इत्तेफाक नहीं है। मतलब? क्या आप अपने मुवक्किल को सच्चा समझते हैं? इसकी सरसराती हुई आवाज़ अदालत के कमरे में उभरी। जी बिल्कुल, मेरा मुवक्किल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं इसके बयान से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। गोया आप मुझे झूठा समझ रहे हैं? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला।
101%। मैंने इस्तगासा के गवाह की आंखों में झांकते हुए अटल लहजे में कहा, और मैं अपने इस दावे के मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने साबित भी कर सकता हूँ। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब अली। वकील इस्तगासा अपने गवाह के दिफा के लिए एक मरतबा फिर उठकर खड़ा हो गया और जज की तरफ देखते हुए बोला, योर ऑनर, वकील सफाई हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहे हैं। वो इस्तगासा के मोअज़्ज़ज़ गवाह को झूठा कह रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती है। मैंने इस्तगासा के गवाह अमीर अली को सिर्फ झूठा नहीं कहा जनाब अली, मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, बल्कि मैं भरी अदालत में अपने इस दावे को दुरुस्त साबित भी कर सकता हूँ। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे गवाह की दरोगोई जाहिर होती हो? वकील इस्तगासा ने बराह रास्त मुझसे सवाल किया। मैंने वकील मुखालिफ के सवाल को दरोगे इतना जानते हुए जज से कहा, जनाब अली, बहुत पुराना मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा और वकील इस्तगासा की तरफ देखा। फिर हाज़रीन ने अदालत पर एक दायराना निगाह डालने के बाद दोबारा जज की जानिब मुतवज्जा हो गया। योर ऑनर, हमारे तजुर्बेकार बुजुर्गों ने बरसों के मुशाहिदे, तजुर्बे और अर्क रेजी के बाद ये मुहावरे तख्लीक किए हैं जो आज किताबों की जीनत बने दिखाई देते हैं, और इनके अंदर कोई ना कोई हिकमत और दानिश छुपी हुई बैठी होती है। जज पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। हाज़रीन अदालत की नज़रें भी मुझ पर ही जमी हुई थी, जैसे मैं कोई मदारी हूँ। अभी कोई हैरत अंगेज करतब दिखाकर इन्हें हैरान और परेशान कर दूंगा। वकील इस्तगासा को भी जैसे सांप सूख गया था। वो नफरत आमेज बेयकीनी से मुझे घूर रहा था। जनाब अली, मैंने खंका कर गला साफ किया और अपनी बात को गहरी संजीदगी से आगे बढ़ाते हुए बोलना शुरू किया। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया है कि मैं भरी अदालत में इस्तगासा के गवाह अमीर अली की दरोगोई बअल्फाज़ दीगर अपने मुवक्किल और इस केस के मुल्जिम इरफान की बेगुनाही साबित करके दिखा दूंगा। तो इस दावे को बरूए कार लाने के लिए मैं एक शख्स को गवाही के लिए अदालत में पेश करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो शख्स कौन है? जज ने मुझसे पूछा, और इसका ज़ेर समाअत केस से क्या ताल्लुक है? जनाब अली, मैं अभी जिस गवाह को अदालत में पेश करना चाहता हूँ उसका ज़ेर समाअत केस से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसकी गवाही इस्तगासा के गवाह अमीर अली के झूठ की कलई खोल देगी। इस शख्स का नाम है शाकिर अली। शाकिर अली कौन? जज ने इस्तफसार किया। मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर का मालिक शाकिर अली, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा, जिसकी दुकान से ये दोनों अफराद मुंसलिक हैं। इस मुकदमे का मुल्जिम इरफान और इस्तगासा का गवाह अमीर अली। जज ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, क्या शाकिर अली इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद है? कमरे के अंदर नहीं, अलबत्ता वो कमरे के बाहर ज़रूर मौजूद है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक और मुल्जिम के गवाह सेठ शाकिर अली को कटहरे में बुलाकर इससे चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ। इजाज़त है? जज ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद शाकिर अली विटनेस बॉक्स में मौजूद था। यूँ तो अदालत में मौजूद हर शख्स की नज़र इस वक्त मुझ पर ही लगी हुई थी, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं वकील इस्तगासा की निगाह का मरकज़ बना हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पिटारी में से कौन सा सांप निकालने वाला हूँ। मैं अपने हरीफ को मुतसब्सब और उलझन ज़दा छोड़कर एकदम शाकिर अली की तरफ बढ़ गया। शाकिर अली की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी। वो मुतनासिब बदन का मालिक और दरमियाना कद शख्स था। वो एक संजीदा और बुर्दबार शख्स था। मैंने चंद रोज़ पहले से एक तफसीली मुलाकात की थी, जिसके नतीजे में वो सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। शाकिर साहब, आपकी तबीयत कैसी है? मैंने हल्के फुल्के अंदाज में चिरा का आगाज़ करते हुए कहा। जी, अल्लाह का शुक्र है, वो मुतदिल अंदाज में बोला। बस पिछले दिनों कुछ मौसम के असरात थे, अब बिल्कुल ठीक हूँ। शाकिर साहब, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि आज आपको किस सिलसिले में गवाही के लिए यहाँ बुलाया गया है, मैंने कहा। जी, मैं जानता हूँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका सच्चा और खरा जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अभी आपके सामने सच बोलने का हलफ उठा चुका हूँ। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में सफाई के गवाह शाकिर अली की तरफ देखा और कहा, आपको मुल्जिम के बयान की तस्दीक या तर्दीद के लिए यहाँ आने की जहमत दी गई है। मेरे मुवक्किल का दावा है कि इस्तगासा का गवाह अमीर अली माली मामलात में डंडी मारने का आदी है। ये दोनों अफराद गवाह और मुल्जिम चूँकि आपके पास काम करते हैं, इसलिए आप इनकी रग रग से वाकिफ़ होंगे।
आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि आया मेरे मुवक्किल का दावा दुरुस्त है या गवाह अमीर अली की बात सही है। अमीर अली ने मुल्ज़िम के दावे को सिरे से मानने से ही इनकार कर दिया है। जहाँ तक अमीर अली की माली मामलात में डंडी मारने की बात है तो मैं कहूँगा कि उसने मेरे साथ कभी ऐसी हरकत नहीं की। गवाह शाकिर अली ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। आपकी बात नहीं हो रही शाकिर साहब, मैंने जल्दी से वजाहत करते हुए कहा। अमीर अली जिन घरों में इलेक्ट्रिक का काम करने जाता है इन घरों के मालिकान का जिक्र हो रहा है। मेरे मुवक्किल ने मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि चूँकि अमीर अली इलेक्ट्रिक के सामान में हेर फेर और बेईमानी करने का आदी है, इसलिए इसने अमीर अली को मकतूला के घर जाने से मना कर दिया था। क्या आपकी दुकान से इलेक्ट्रीशियन की सर्विस हासिल करने वाले लोगों में से कभी किसी ने अमीर अली की बददियानती के हवाले से ऐसी कोई शिकायत आपसे की? आप तक अमीर अली के किसी ऐसे ही कारनामे की कोई इत्तला पहुंची? जी हाँ, शाकिर अली ने इस बात में गर्दन हिलाई। अमीर अली की ज़ात से इस किस्म की बातें जुड़ी हुई हैं। आपने इसके बावजूद भी आपने इसे अपनी दुकान पर रखा हुआ है? मैंने चुपते हुए लहजे में इससे इस्तफसार किया। जी हाँ, और इसकी एक ख़ास वजह है, उसने जवाब दिया। क्या आप वो वजह अदालत को बताना पसंद करेंगे? उसने कहा कि अमीर अली में बहुत सी कारोबारी खामियां मौजूद होंगी जिनको आप बेईमानी और बददियानती के खाते में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी काबिलियत और अपने काम में महारत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। मैंने इस जैसा तजुर्बेकार इलेक्ट्रीशियन अपनी पेशावराना ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ओके, लेकिन आप ये तो तस्लीम करते हैं ना कि अमीर अली दीगर हेर फेर के लिए मशहूर है? मैंने अपने पॉइंट तक महदूद रहते हुए सवाल किया। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे गवाह शाकिर अली से और कुछ नहीं पूछना जनाब अली, मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ पूछना है। वकील इस्तग़ासा की तेज़ आवाज़ अदालत के कमरे में गूंजी। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो चुका था। जज ने आंखें सुकेड़ कर वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा और फिर कहा, वकील साहब, क्या आप सफाई के गवाह शाकिर अली से कोई पूछताछ करना चाहते हैं? यस योर ऑनर, बस एक दो सीधे साधे सवालात। वो गर्दन को झुकाते हुए बड़े एहतराम के साथ बोला। अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो। जज ने गर्दन को मायने खेज जज्बाती जुम्बिश देते हुए कहा, इजाज़त है। मैं कंधे उचकाते हुए अपनी जगह पर जा बैठा। वकील इस्तग़ासा जज की इजाज़त पाने के बाद विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। फिर शाकिर अली की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप एक इंतहाई संजीदा और समझदार इंसान हैं। वकील इस्तग़ासा के इस तबसे पर शाकिर अली ने बस इतना कहा, आपकी नवाजिश। मेरा ये तजुर्बा है कि संजीदा और बुर्दबार अफराद की याददाश्त बहुत मजबूत और हाफ़ज़ा निहायत ही कवी होता है। मैं आपके तजुर्बे को चैलेंज तो नहीं कर सकता, अलबत्ता अपने बारे में मुझे यकीन है कि मुझे इस उम्र में भी अपने बचपन और लड़कपन की सारी बातें याद हैं, शाकिर अली ने कहा। वेरी गुड, वकील इस्तग़ासा ने सफाई के गवाह शाकिर अली से कहा। फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर तो आपको मकतूला अनीता की मौत यानी वक़ुआ के दिन के बारे में भी सब कुछ याद होगा। वक़ुआ पर क्या हालात पेश आए थे इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, अलबत्ता मुझे अच्छी तरह याद है कि इस दिन दिसंबर की 8 तारीख थी। दिसंबर की 8 तारीख और सोमवार का दिन, है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। क्या आप मुअज़्ज़िज़ अदालत को बता सकते हैं कि अपनी गिरफ्तारी से पहले आखिरी बार मुलजिम कब और किसके घर काम करने गया था? गवाह ने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया, मकतूला के घर ही में एक छोटा सा काम था, शायद फ्रिज का स्विच तब्दील करने गया था। आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। वकील इस्तग़ासा अपनी जिरह को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने कब और किसके घर के अल्फाज इस्तेमाल किए थे? आपने ये तो बता दिया कि वो मकतूला के घर फ्रिज का स्विच तब्दील करने गया था, लेकिन मुअज़्ज़िज़ अदालत ये भी जानना चाहती है कि कब? 6 दिसंबर को, गवाह ने पुरएतमाद जवाब में कहा। 6 दिसंबर, वकील इस्तग़ासा ने गवाह के अल्फाज को चबा चबा कर दोहराया और बोला, यानी वक़ुआ से महज एक दिन पहले। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवाह ने इस बात में गर्दन हिलाई। 6 दिसंबर को हफ्ते का दिन था जब मुलजिम आखिरी बार, मेरा मतलब है कि अपनी गिरफ्तारी से पहले आखिरी बार मकतूला के घर उसके फ्रिज का स्विच तब्दील करने गया था। इससे अगले रोज़ इतवार था और इतवार को हमारी छुट्टी होती है, लिहाजा इस दिन तो कहीं आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सोमवार को जब वो दुकान पर पहुंचा तो थोड़ी ही देर के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आपकी दुकान सुबह कितने बजे खुल जाती है शाकिर साहब? वकील इस्तग़ासा ने अपने अंदाज़ी सवालात में थोड़ी तब्दीली लाते हुए पूछा। यही कोई 9 सवा 9 बजे,
गवाह ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। या ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे। और मुलजिम कितने बजे तक आपकी दुकान पर पहुंच जाया करता था? 9:30 से पहले किसी भी वक्त, गवाह ने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या बकुआ के रोज़ यानी सोमवार और 8 दिसंबर को भी मुलजिम 9:30 बजे तक आपकी दुकान पर पहुंचा था? वकील इस्तगासा ने सफाई के गवाह की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। शाकिर साहब, बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे जो कुछ पूछने वाला हूँ इसके गलत और सही का दारोमदार आपके जवाब पर होगा। मुझे किसी किस्म की गलत बयानी करने का ना तो कोई शौक है और न ही इसका कोई फ़ायदा, गवाह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। 8 दिसंबर को मुलजिम दोपहर में लगभग 1 बजे दुकान पर पहुंचा था। इस ताख़ीर का सबब? वकील इस्तगासा ने जहरीले लहजे में इस्तफसार किया। क्या आपने मुलजिम से पूछा था कि वो देर से क्यों आया है? इस्तफसार तो लाजमी बात थी जनाब, शाकिर अली ने कहा। मैंने इससे पूछा था और फिर मैं मुतमईन हो गया था इसके जवाब से। और वो जवाब क्या था? वकील इस्तगासा ने चमक कर कहा। इसने मुझे बताया था कि सुबह नाश्ते के बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, गवाह वजाहत करते हुए बोला। इसने डॉक्टर से दवाई लेकर खाई, थोड़ा आराम किया और जब तबीयत ज़रा संभली तो ये दुकान पर चला आया। बहुत खूब, बड़ी उम्दा स्टोरी है, वकील इस्तगासा ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। तबीयत की खराबी के बायस मुलजिम लगभग 1 बजे आपकी दुकान पर पहुंचा और ठीक 2 बजे इसे आप ही की दुकान पर से अनीता के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवाह ने वकील इस्तगासा की बात की तायद करते हुए कहा। 8 दिसंबर की दोपहर 2 बजे उसे पुलिस ने अनीता के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, क्या इस वक्त आप अपनी दुकान पर मौजूद थे? वकील इस्तगासा ने गहरी संजीदगी से कहा। जी हाँ, मेरी मौजूदगी ही में इसकी गिरफ्तारी अमल में आई थी, गवाह ने जवाब दिया। क्या आपने पुलिस से पूछा था कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है इसे? हाँ, मैंने पूछा था और पुलिस ने मुझे जो बात बताई थी उसके बाद मैं खामोश हो गया था। उसने क्या कहा था पुलिस ने? मेरी इस वजाहत से बाल्फाज़ दीगर वकील मुलजिम की सफाई के जवाब में पुलिस ने जो कुछ कहा इसे सुनकर मैं खामोश हो गया था, गवाह ने शकस्त ग़ोरदार लहजे में जवाब दिया। बताइए ना, क्या कहा था पुलिस ने आपसे? पुलिस के बयान के मुताबिक मुलजिम को 8 दिसंबर की दोपहर मकतूला के घर के अंदर दाखिल होते देखा गया था। सफाई के गवाह शाकिर अली ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बताया। पुलिस के पास एक ऐनी गवाह जवाद हुसैन मौजूद था, जिसने मुलजिम को मकतूला के घर में जाते हुए देखा था। पुलिस की इतनी मजबूत दलील के बाद मैं भला इनकी कार्रवाई में किस तरह रोक डाल सकता था? पुलिस की इस मजबूत दलील के बाद आप क्या पूछते? अब तो मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आनी ही आनी थी, वकील इस्तगासा ने बावाज़ बुलंद कहा। फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। योर ऑनर, हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया है। मुलजिम वक़ुआ के रोज़ यानी 8 दिसंबर की दोपहर मकतूला के घर पहुंचा और वो भी बगैर इन लोगों के बुलाए। सफाई का गवाह शाकिर अली अभी मौजूद अदालत के सामने इस अमर का इकरार कर चुका है कि सोमवार 8 दिसंबर को मकतूला के घर से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई थी। मैं मौजूद अदालत की इजाज़त से मुलजिम से चंद ज़रूरी सवालात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जज ने इसे इजाज़त देते हुए कहा और पूछा। क्या आपको सफाई के गवाह शाकिर अली से मज़ीद कुछ पूछना है? नहीं जनाब, वकील इस्तगासा ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। इसके बाद शाकिर अली को जाने की इजाज़त दे दी गई। इससे पहले जब मुलजिम के साथी इलेक्ट्रीशियन अमीर अली की गवाही मुकम्मल हो चुकी थी तो इसे भी अदालत के कमरे से बाहर भेज दिया गया था। यहाँ ये वजाहत करता चलूँ कि अदालत में एक वक्त में किसी एक ही शख्स की गवाही ली जाती है ताकि इसके बयान से दूसरे गवाहों की गवाही मुतासिर न हो। शाकिर अली के जाने के बाद वकील इस्तगासा इस केस के मुलजिम और मेरे मुवक्किल इरफान की जानिब मुतवज्जा हो गया। इस मुलजिम की आंखों में झांकते हुए सवाल किया। क्या ये दुरुस्त है कि वक़ुआ की सुबह यानी सोमवार 8 दिसंबर को नाश्ते के बाद अचानक तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी? जी हाँ, मुलजिम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मौजूद अदालत ये जानना चाहती है कि इस रोज़ सुबह आपकी तबीयत को हुआ क्या था? वकील इस्तगासा ने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। नाश्ते के बाद अचानक मेरा दिल ख़राब होने लगा, मतली और उल्टी सी महसूस हो रही थी, मुलजिम ने जवाब दिया। और फिर उल्टी हो भी गई थी। इसके साथ ही मुझे बुखार भी महसूस हो रहा था। इस कैफियत में आप फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे?
दवा ली और घर आकर आराम करने के लिए लेट गए। वकील इस्तगासा ने कहा, फिर सवालिया अंदाज में मुलजिम की जानिब देखा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुलजिम ने वकील इस्तगासा की बात की तायद करते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुमने कुछ देर आराम किया तो तुम्हारी तबीयत संभल गई। वकील इस्तगासा अपनी मखसूस कटीली जिरह को आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को इस डॉक्टर का नाम और इसके क्लिनिक का एड्रेस बताना पसंद करोगे, जिसकी जादुई असर दवा ने तुम्हें चुटकी बजाते में तंदुरुस्त व तवाना कर दिया? वो क्लिनिक हमारे महल्ले ही में है और उसका नाम है शरीफ क्लिनिक। लेकिन मैंने डॉक्टर शरीफ से दवा नहीं ली थी, मुलजिम ने वकील इस्तगासा के सवाल के जवाब में बताया। और आपकी इस बात पर भी मुझे सख्त एतराज़ है कि इस दवा ने चुटकी बजाते ही मुझे भला चंगा कर दिया था। लम्हाती तवक्कुफ करके मुलजिम ने मुझे देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जब मैं दुकान पर पहुंचा तो उस वक्त भी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। मुलजिम ने जब अपनी बात मुकम्मल कर ली तो मैंने खफीफ अंदाज में अपने सर को असबाती जुम्बिश दी थी, जिसका मतलब ये था कि मैं उसकी कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हूँ। वाकई वो तसल्ली बख्श जवाबात दे रहा था। वकील इस्तगासा मुलजिम से पूछने लगा, तुम्हारी दुकान पर पूछने का जिक्र बाद में भी हो सकता है, इससे पहले तुम्हारा मकतूला के घर पहुंचने का तज़किरा ज़रूरी है। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि वक़ुआ की दोपहर यानी 8 दिसंबर सोमवार को तुम मकतूला के घर गए थे? लम्हाती तवक्कुफ के बाद वकील इस्तगासा ने इन अल्फाज में इजाफा किया, इनकार करने से पहले एक बात ध्यान में रखना कि हमारे पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने वक़ुआ के रोज़ तुम्हें मकतूला के घर से निकलते हुए देखा था। इसका नाम है जवाद हुसैन। तुम्हारे इनकार की सूरत में जवाद हुसैन को गवाही के लिए अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे लिए फरार की कोई राह नहीं बचेगी। अगर आपके पास कोई गवाह नहीं भी होता तब भी मैं सच्चाई बयान करते हुए एक लम्हे को भी न हिचकिचाता और किसी भी सूरत में मुझे राह फरार की ज़रूरत पेश न आती। मुलजिम ने कमाल जुर्रत का इस मुजाहरा करते हुए कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम वक़ुआ की रात दोपहर मकतूला के घर जाने का इकरार कर रहे हो? वकील इस्तगासा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जी बिल्कुल। मुलजिम ने इस बात में गर्दन हिला दी, मुझे मुलजिम से और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। वकील इस्तगासा मुलजिम इरफान को छोड़कर जज की जानिब मुतवज्जा हो गया। मुलजिम के इकरार के बाद इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि वो वक़ुआ की दोपहर मकतूला के घर गया था। हालांकि इस रोज़ मकतूला के घर से किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं कराई गई थी और मुलजिम की तबीयत सुबह से ख़राब भी थी। मुलजिम ने इन साजगार हालात को मौका गनीमत जाना और इस वक्त मकतूला के घर पहुंच गया जब वो घर में अकेली होती थी। उसने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया और मकतूला की अलमारी में से 1 लाख रुपए की रकम निकाल ली, लेकिन इसकी बुरी किस्मत कि ये रकम चुराते हुए पकड़ा गया। मगर इसने पलक झपकते में निहायत ही चालाकी के साथ इस बदकिस्मती को अपनी खुशकिस्मती में बदल डाला। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके हाज़रीन अदालत को देखा और फिर बात आगे बढ़ाई। किसी जुर्मियात के माहिर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शातिर से शातिर मुजरिम भी अपनी किसी छोटी सी गलती से पकड़ा जाता है। यही सब इस केस में भी हुआ। चोरी करते हुए मकतूला ने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसकी जमाबंदी के लिए मुलजिम ने अपनी खतरनाक हथौड़ी का इस्तेमाल किया और जब इसे यकीन हो गया कि मकतूला इस जहान से उस जहान में मुंतकिल हो चुकी है तो ये बड़े इत्मीनान से इसके घर से निकल गया। लेकिन चंद कदम आगे आने के बाद ही जवाद हुसैन से इसका सामना हुआ। जवाद हुसैन इसे मकतूला के घर से निकलते हुए देख चुका था। जवाद ने इससे कहा कि भाई साहब, आप दरवाज़ा खुला छोड़ आए हो। तो इसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और ये कहते हुए आगे बढ़ गया, जिसका घर है वो खुद ही दरवाज़ा बंद कर लेगी। वकील इस्तगासा एक मरतबा फिर एक्यूज बॉक्स की जानिब बढ़ गया, फिर मुलजिम की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेरहमी से पूछने लगा, क्या तुम इस हकीकत से इनकारी हो कि गवाह जवाद हुसैन के साथ वक़ुआ के रोज़ दोपहर में तुम्हारा इस नौयत का मकालमा हुआ था? हरगिज़ नहीं, मुलजिम ने अटल लहजे में जवाब दिया। न मैंने पहले इनकार किया है, न ही अब इनकार की ज़रूरत पेश करता हूँ। एक बंदे के साथ मेरा इस नौयत का मकालमा हुआ था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि इस बंदे का नाम जवाद हुसैन है और ये कि वो इस्तगासा का गवाह भी है। केस बिल्कुल साफ है योर ऑनर। वकील इस्तगासा दोनों हाथ फैलाते हुए बड़े गरूर से बोला,
मुलजिम वकुआ के रोज मकतूला के घर पहुंचा। उसने मकतूला की अलमारी में से 1 लाख रुपए चुराए और पकड़े जाने पर उसने हथौड़ी का कारी वार करके मकतूला को मौत की नींद सुला दिया और जाए वकुआ से रफू चक्कर हो गया। वरना इस रोज मुलजिम का मकतूला के घर जाने का न कोई जवाज था और न ही कोई प्रोग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वहां पर पहुंचा था। ये सिर्फ एक चोर ही नहीं बल्कि एक कातिल भी है। इसी ने मकतूला की अलमारी में से 1 लाख रुपए चुराए और फिर रंगे हाथों पकड़े जाने पर इसने मकतूला को ठिकाने लगा दिया और जाए वकुआ से खामोशी के साथ रवाना हो गया। मैं चंद लम्हात का वक्फा देकर वकील इस्तगासा ने फातिया नज़र से मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा जज की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए ताकि आइंदा किसी को इस नौयत की हरकत करने की जुर्रत न हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने अपने सामने फैले हुए कागजात पर कुछ लिखा और फिर गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखते हुए गंभीर अंदाज में बोला, बेग साहब, इस सूरत हाल में आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर जनाब आली, मैंने बसद एहतराम गर्दन को खम देते हुए कहा। इस सिलसिले में मैं अपने मुवक्किल और इस केस के मुलजिम से चंद निहायती अहम सवालात पूछना चाहूँगा। जज ने इस बात में गर्दन हिला दी और कहा कि मुझे मुलजिम से सवाल करने की इजाज़त है। मैं मुलजिम इरफान की जानिब बढ़ गया। इस अमर में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि वकुआ के रोज़ दोपहर में तुम मकतूला के घर गए थे। तुम अभी मौजूद अदालत के रूबरू इस हकीकत को तस्लीम भी कर चुके हो। मैंने अहम तरीन जरा का आगाज़ करते हुए कहा, ज़रा सोच कर बताओ कि वकुआ के रोज़ तुम कितने बजे मकतूला के घर गए थे? यही कोई 12 सवा 12 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 बजे, मुलजिम ने जवाब दिया। यानी 12 से पहले भी नहीं और 12:30 के बाद भी नहीं। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से गर्दन हिलाते हुए बोला, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा दुकान की तरफ चला गया था और कमोबेश 1 बजे में मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर पर पहुँच गया था। तुम लगभग कितनी देर तक मकतूला के घर में रहे थे? ये कोई 10-15 मिनट। क्या ये सही है कि वकुआ से 1 रोज़ पहले तुम फ्रिज का स्विच तब्दील करने मकतूला के घर गए थे? मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। जी हाँ, ये दुरुस्त है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर वजाहत करते हुए बोला, ये 6 दिसंबर बरोज़ हफ्ते की बात है। मकतूला के फ्रिज के स्विच में कुछ गड़बड़ थी। स्पार्क का मामला था। उसने दुकान पर फ़ोन करके उसकी कंप्लेन दर्ज कराई थी। लिहाजा अपने काम से फारिग होने के बाद मैं मकतूला के घर पर चला गया था और तुमने फ्रिज का स्विच तब्दील कर दिया था। जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। क्या मकतूला हमेशा दुकान पर फ़ोन करके ही अपनी कंप्लेन लिखवाया करती थी या वो बराह रास्त तुमसे भी रब्ता कर लिया करती थी? मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। सिर्फ दुकान पर फ़ोन करती थी, उसने जवाब दिया। इसने कभी डायरेक्ट मुझसे रब्ता नहीं किया। इतवार के रोज़ मदीना इलेक्ट्रिक स्टोर बंद रहता है, मैंने कहा। इस दिन तुम भी छुट्टी करते होगे, है ना? जी बिल्कुल, इतवार का दिन मैं अपने घर में गुजारता हूँ, उसने मजबूत लहजे में बताया। या आस पड़ोस वालों का इलेक्ट्रिक का कोई छोटा मोटा काम हो तो वो कर देता हूँ। सोमवार 8 दिसंबर की सुबह मैंने जिरह के सिलसिले को क्लाइमेक्स की तरफ लाते हुए सवाल किया। नाश्ते के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम करीबी क्लिनिक से दवा लेकर आए और कुछ देर घर में आराम किया तो तबीयत कदरे संभल गई। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? आप वही बयान कर रहे हैं जो हकीकत है, वो गहरी संजीदगी से बोला। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि इस रोज़ मैंने डॉक्टर शरीफ के कंपाउंडर से दवा ली थी, क्योंकि इस वक्त तक डॉक्टर साहब क्लिनिक नहीं पहुंचे थे और मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने डॉक्टर से दवा ली थी या कंपाउंडर से, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये पूछना या बताना मेरा मकसद नहीं, मैं दरअसल कुछ और ही जानना चाहता हूँ। वो हमतन गोश होकर सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि वकुआ के रोज़ तुम अपने घर से सीधे मकतूला के घर गए थे? जी हाँ, ये दुरुस्त है। यानी इस रोज़ तुम किसी कंप्लेन के सिलसिले में मकतूला के घर नहीं गए थे? जी बिल्कुल नहीं, मुलजिम ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। फिर तुम मकतूला के घर गए क्यों थे? एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए मैंने मुलजिम से इस्तफसार किया। अदालत ये जानना चाहती है कि बिला वजह बगैर किसी कंप्लेन के तुम मकतूला के घर किस मकसद से गए थे? वो जी, इस रोज़ मैं अपने एक ज़ाती काम से मकतूला के घर गया था। वो रुक रुक कर बोला। ज़ाती काम? कौन सा ज़ाती काम और कैसा ज़ाती काम? मैंने सनसनाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। अपनी हथौड़ी लेने, उसने जवाब दिया। वही हथौड़ी ना जिसकी मदद से मकतूला अनीता को मौत की नींद सुला दिया गया था?
میں نے بابا سے بلند کہا اور چوبی میز کی طرف بڑھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ ہتھوڑی جو آلائے قتل کی حیثیت سے اس وقت بھی عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ جی ہاں، عرفان نے اس بات میں گردن ہلائی، میں اسی ہتھوڑی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سیلوفین بیگ میں محفوظ آلائے قتل یعنی مذکورہ ہتھوڑی کو اٹھا لیا، پھر اپنے موکل کو دکھاتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ ہتھوڑی تمہاری ہی ہے نا؟ جی بالکل، اس نے جواب دیا۔ یہ ہتھوڑی اس کیس میں آلائے قتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور لیبارٹری رپورٹ کے مطابق نجیب اللہ کی خوبصورت بیوی انیتا کو اسی ہتھوڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن اس ہتھوڑی کو تو تمہاری ٹول کٹ کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ تم اس کی تلاش میں مقتولہ کے گھر تک کیوں چلے گئے تھے؟ قبل اس کے کہ میرا موکل اس سوال کا جواب دیتا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 1 ہفتے بعد یعنی اسی آج ہی کے دن کی تھی۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست نے تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کے ایک نہایت ہی اہم گواہ جواد حسین کا ذکر کیا ہے۔ ایک لحاظ سے جواد حسین کو ہاف آئی وٹنس یعنی نصف عینی شاہد کہا جا سکتا ہے، کیونکہ استغاثہ کے دعوے کے مطابق اس شخص نے وقوعہ کے روز میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عرفان کو مقتولہ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ اگلی پیشی پر جواد حسین کو عدالت میں پیش کرنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ میں اس نادر روزگار گواہ سے چند ضروری سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری فرمائش پوری کرتے ہوئے انکوائری آفیسر سے دریافت کیا، کیا مذکورہ گواہ کو آئندہ پیشی پر حاضر کیا جا سکتا ہے؟ ضرور۔ آئی.او. نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ جیسا کہ میں نے اس کہانی کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس کیس کو عدالت میں لگے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا موقع اب ملا تھا۔ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی کیس کی ابتدائی کارروائیوں کے تقاضے پورے کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جس روز ہمارے کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا، اس دن اس عدالت میں اور کوئی کیس نہیں تھا، لہٰذا عدالت کا تمام وقت ہمیں مل گیا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی۔ زیادہ وقت میسر ہونے کے باعث آدھے سے زیادہ کیس ایک ہی پیشی پر نمٹ گیا تھا۔ ابھی تک جو بھی عدالتی کارروائی ہوئی تھی، اس میں وکیل استغاثہ کا پلہ بظاہر بھاری نظر آتا تھا، لیکن میں اپنی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہ جواد حسین کو عدالت میں طلب کر لیا تھا۔ میں وکیل استغاثہ کے ساتھ دو ہینڈ کرنے والا تھا، جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کی کارروائی کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا تھا، جیسے اس نے میدان مال لیا ہو۔ اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگلے میدان میں کون سا گھمسان کا رن پڑنے والا تھا۔ مجھے مزید تحقیق و تفتیش کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مل گئی تھی، لہٰذا میں نے جواد حسین اور دیگر امور کے حوالے سے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا، لیکن آئندہ پیشی پر ہمارے کیس کو بہت کم وقت مل سکا تھا، جس میں ملزم عرفان پر ہونے والی ادھوری جرح کو میں نے مکمل کر دیا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ میں چاہتا تو اگلی پیشی کی تاریخ لے لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور کیس کو آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ملزم عرفان ایکیوز باکس میں موجود تھا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں اس کے قریب پہنچ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔ عرفان، جس ہتھوڑی کو تمہاری ٹول کٹ میں ہونا چاہیے تھا، وہ مقتولہ کے گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ اور اس ہتھوڑی کی تلاش میں تم مقتولہ انیتا کے گھر کیوں چلے گئے؟ وہ ہتھوڑی کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ سر، یہ ہتھوڑی تو ہمیشہ میری ٹول کٹ کے اندر ہی ہوا کرتی ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اتوار کی شام یعنی 7 دسمبر کی شام جب مجھے ہتھوڑی کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ مجھے ٹول کٹ میں نہیں ملی۔ اس سے ایک دن پہلے 6 دسمبر کو میں انیتا صاحبہ کے فریج کا سوئچ تبدیل کرنے ان کے گھر گیا تھا۔ انہوں نے کمپلین کی تھی کہ ان کے فریج کا سوئچ اسپارک کرتا ہے۔ میں ان کے گھر جا کر نیا سوئچ لگا چکا تھا۔ جب میں سوئچ کی تبدیلی کا کام کر رہا تھا تو اس وقت ہتھوڑی میری ٹول کٹ میں موجود تھی، لہٰذا وہ ساز ہموار کرنے کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بوقت ضرورت جب مجھے ہتھوڑی ٹول کٹ کے اندر نہیں ملی تو میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید میری ہتھوڑی انیتا کے گھر میں کہیں رہ گئی ہے، سو میں نے سوچا اگلی صبح دکان پر جاتے ہوئے میں انیتا کے گھر سے اپنی ہتھوڑی اٹھا لوں گا۔ لیکن جب میں دوسری صبح بیدار ہوا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی،
میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لی اور دوپہر تک جب میری طبیعت قدرے سنبھلی تو میں گھر سے نکلا تھا اور سیدھا انیتا کے گھر پہنچا تھا۔ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ وقوع سے ایک رات پہلے تم نے کس صورت کے تحت ہتھوڑی تلاش کی تھی، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن عدالت یہ جاننے میں ضرور دلچسپی رکھتی ہے کہ وقوع کے روز جب تم ہتھوڑی کی تلاش میں مقتولہ کے گھر پہنچے تو کیا تمہیں مذکورہ ہتھوڑی مل گئی تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی ہتھوڑی مقتولہ انیتا کے گھر نہیں بھول آئے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا پھر کیسی بات ہے؟ دراصل وقوع کے روز جب میں انیتا کے گھر پہنچا تو میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اس نے بتایا۔ ملاقات نہیں ہو سکی تھی کا کیا مطلب؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا مقتولہ اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھی؟ پتہ نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ تمہارے اس جواب سے عدالت کی تسلی نہیں ہوگی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ تفصیل سے بتاؤ، وقوع کے روز جب تم مقتولہ انیتا کے گھر پہنچے تو وہاں کیا واقعات پیش آئے تھے؟ میں نے انیتا کے فلیٹ پر پہنچ کر ڈور بیل کا بٹن دبایا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اندر گھنٹی بجی، میں باہر رک کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب چند منٹ گزر جانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی۔ اس مرتبہ بھی اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کوئی دروازہ کھلنے نہیں آیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر دروازے پر دستک دی اور اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا کیونکہ دروازے کو اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ خاموش ہوا تو میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تم اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے؟ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ مطلب یہ کہ وقوع کی دوپہر تم مقتولہ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے؟ جی، یہی حقیقت ہے۔ مگر تم تو اپنی ہتھوڑی کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے، میں نے جاننا چاہا۔ پھر خالی ہاتھ واپس کیوں لوٹ گئے تھے؟ جب میری دستک کے جواب میں دروازہ کھلتا گیا تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اندر جا کر انیتا سے اپنی ہتھوڑی کے بارے میں استفسار کروں، اس نے بتایا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ مجھے اجازت کے بغیر کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ویسے بھی اس وقت میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا میں نے ہتھوڑی کے معاملے پر لعنت بھیجی اور دکان کی طرف چلا گیا۔ تمہارے سیٹ شاکر علی کے بیان کے مطابق تم 1 بجے دوپہر کو دکان پر پہنچے تھے، میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تم عدالت کو بتا سکتے ہو کہ مقتولہ کے گھر سے تم کتنے بجے روانہ ہوئے تھے؟ انیتا کا فلیٹ گارڈن ایسٹ کے علاقے میں مچھی مارکیٹ کے قریب ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں واقع ہے، اس نے بتایا، اور میں جس دکان میں کام کرتا ہوں یعنی کہ مدینہ الیکٹرک اسٹور، وہ سولجر بازار میں ہے۔ ان دو مقامات کے درمیان 15 سے 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کا پیدل کا راستہ ہے۔ اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ جب میں انیتا والی بلڈنگ سے نکلا تو اس وقت کم و بیش دوپہر کے 12:30 بجے ہوں گے۔ جب تم وقوع کے روز مقتولہ کے فلیٹ سے واپس جا رہے تھے تو تمہاری کسی جواد حسین سے مختصر سی بات بھی ہوئی تھی، میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ جواد نے تم سے کہا تھا کہ جس گھر سے تم نکل کر آئے ہو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم نے جواب دیا تھا کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی دروازہ بند کر لے گی؟ ہاں بالکل، میں نے ایسا اس شخص سے کہا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس شخص کا نام جواد حسین ہے۔ کیا تم اس شخص کے نام ہی سے واقف نہیں ہو یا اسے جانتے تک بھی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ دونوں ہی باتیں ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ شخص میرے لیے قطعی اجنبی تھا، اگر تم اسے دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے، میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی شکل تمہارے ذہن میں محفوظ ہے؟ جی محفوظ ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں اگر اسے دوبارہ دیکھوں تو پہچان لوں گا، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، میں چاہتا ہوں کہ استغاثہ اپنے اہم ہاف آئی وٹنس جواد حسین کو گواہی کے لیے اندر بلائے۔ اس شخص سے میں چند ضروری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے وکیل استغاثہ سے استفسار کیا، کیا گواہ جواد حسین اس وقت عدالت میں موجود ہے؟ یور آنر، جواد حسین کسی ایمرجنسی میں حیدرآباد چلا گیا ہے، وکیل استغاثہ نے جج کو بتایا۔ آئندہ پیشی پر میں اسے ضرور پیش کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جج نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالنے کے بعد بولا، اگر وہ اس وقت یہاں موجود ہوتا تو بھی اس کی گواہی نہیں ہو سکتی تھی، آئندہ پیشی پر اسے لازماً حاضر ہونا چاہیے۔
इसके साथ ही अदालत का मुकर्रर वक्त खत्म हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मुख्तसरन बता दूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला अनीता की मौत 8 दिसंबर की दोपहर 11 से 1 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मौत का सबब आईनी हथौड़ी की वो खौफनाक ज़रब थी जो उसके सर के अकबी हिस्से पर लगाई गई थी। सर के मुतासरा हिस्से से खोपड़ी चटक गई थी। ये सब ऐसी कारी साबित हुई कि वो आनन फानन ही मौत के मुंह में चली गई थी। हथौड़ी के लेबॉर्ट्री टेस्ट से ये भी साबित हुआ था कि अनीता को इसी हथौड़ी की मदद से मौत के घाट उतारा गया था। मज़कूरा हथौड़ी के 24 दस्ते की लंबाई कमोबेश 1 फीट थी और आहनी हैमर एक जानिब से 1.5 इंच और दूसरी जानिब से 1 इंच मोटा था। 1.5 इंच साइज वाले सिरे से अनीता की खोपड़ी के अगवी हिस्से पर वार किया गया था, जिसकी वजह से अनीता के चंद बाल हथौड़ी के हैमर पर चिपक गए थे। हैमर पर अनीता के खून के आसार भी मिले थे। अलगर्ज इस अमर में किसी शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि अनीता को इसी हथौड़ी की मदद से कत्ल किया गया था। मज़कूरा हथौड़ी यानी आला कत्ल पर मेरे मौक्किल और इस केस के मुल्जिम इरफान को उंगलियों के निशानात भी पाए गए थे। अगरचे ये एक तशवीशनाक बात थी, ताहम मैं जानता था कि इस मरहले से किस तरह अपने मौक्किल को बचाकर निकालना है। मंजर इसी अदालत का था और मुल्जिमों वाले कटहरे में मेरा मौक्किल इरफान खड़ा था। इस केस से मुतालिका तमाम अफराद अदालत में मौजूद थे सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स था इस्तगासा का अहम तरीन गवाह जवाद हुसैन। जज ने हाजरीन पर नज़र डाली और अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो गया। मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब अली, आज मुझे इस्तगासा के गवाह जवाद हुसैन से नहायत ही अहम सवालात करना थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बात के इख्तिताम पर मैंने नज़र घुमाकर अदालत के कमरे में चारों जानिब देखा। आपका गवाह कहाँ है? जज ने इस्तगासा के वकील से पूछा। उसने आने का वादा तो किया था। वकील इस्तगासा ने इधर उधर देखते हुए कहा, शायद कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गया है, वो आएगा ज़रूर। चलें, ठीक है, मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा। इस्तगासा का गवाह अगर ट्रैफिक के इज्तिहाम में कहीं फंस गया है तो इसकी आमद तक मैं इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से 2-4 ज़रूरी सवालात कर लेता हूँ, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो। इजाज़त है, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर या इंक्वायरी ऑफिसर या आईओ की हैसियत इस तरह के गवाह ऐसी होती है और इसे हर पेशी पर अदालत में मौजूद रहना पड़ता है। जज के हुक्म पर आईओ विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। इस केस का तफ्तीशी अफसर एक सब इंस्पेक्टर था। मैं विटनेस बॉक्स के करीब पहुंचा और आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, इस्तगासा की इमारत इस स्टोरी पर इस्तादा है कि मुल्जिम एक चालबाज शख्स है और इसकी चालबाजी का सबसे मौसर हथियार उसके बाजू की मछलियां हैं। उसने अपनी मर्दाना वजाहत से मकतूला को मुतासिर किया, जिसके नतीजे में मकतूला इस पर अंधा एतमाद करने लगी। लिहाजा मकतूला के घर में मुल्जिम की आमद-ओ-शुद में कोई रुकावट ना रही। फिर एक रोज़ मुनासिब मौका देखकर मुल्जिम ने अपने मंसूबे पर अमल कर डाला। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला बयान को जारी रखते हुए कहा। मुल्जिम अच्छी तरह जान चुका था कि मकतूला दिन भर घर में अकेली होती है। इसका शौहर नजीबुल्लाह सुबह का निकला फिर रात ही को वापस घर लौटता है, लिहाजा दिन में वो बड़ी आसानी के साथ अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सकता था। वक़्वा के रोज़ वो झूठी मूठी बीमारी का बीमार हो गया ताकि दुकान पर देर से पहुंचने का जवाब पैदा हो जाए। वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक लगभग 12 बजे दिन घर से निकला। मकतूला की रिहाइश गांधी गार्डन के इलाके में है, जहां से मच्छी मार्केट बआसानी 15-20 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मुल्जिम अपनी हथौड़ी की तलाश में मकतूला के घर पहुंच गया। हालांकि ये इसका एक बहाना था। इसकी हथौड़ी तो टूल किट के अंदर मौजूद थी। वह हथौड़ी की तलाश के बहाने थोड़ा वक्त मकतूला के फ्लैट पर गुजारना चाहता था ताकि अपने मकसद को हासिल कर सके, और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने एक मरतबा फिर लम्हाती तवक्कुफ किया। इसके बाद आईओ को घिसना शुरू किया। इस्तगासा के मुताबिक मुल्जिम ने मौका पाकर मकतूला के बेडरूम का रुख किया, जहां एक अलमारी के अंदर 1 लाख रुपए की रकम रखी थी। इस रकम को चुराना ही मुल्जिम का असल मकसद था। मुल्जिम ने अलमारी खोलकर मज़कूरा रकम चुरा ली और ऐन मौके पर रंगे हाथों पकड़ा गया, क्योंकि इसी वक्त मकतूला बेडरूम में आ गई थी। जब मुल्जिम ने देखा कि इसकी चोरी पकड़ ली गई है तो इसकी समझ में यही बात आई कि पहली फुर्सत में मकतूला की जमाबंदी का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि इसके कारनामे का राज फाश न हो।
इसने फौरन से बेशतर अपनी टूल किट में से हथौड़ी निकाली और मकतूला की दायमी खामोशी के लिए हथौड़ी से उसके सर पर एक कारी ज़रब लगाई। मकतूला इस खतरनाक वार से ज़मीन पोश हो गई और मुलजिम 1 लाख रुपए की रकम लेकर वहां से फरार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे खामोश होने पर इंक्वायरी ऑफिसर ने तेज लहजे में कहा। जब मुलजिम मकतूला के घर से निकलकर जा रहा था तो एक शख्स जवाद हुसैन ने उसे देखा भी था और हथौड़ी के दस्ते पर मौजूद मुलजिम के फिंगरप्रिंट से भी यही साबित होता है कि ये कत्ल मुलजिम ही ने किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ये ठीक है कि हथौड़ी के दस्ते पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के निशानात पाए गए हैं और ये भी दुरुस्त है कि वक़ुआ के रोज़ किसी जवाद हुसैन ने मुलजिम को मकतूला के दरवाजे से निकलते देखा था। हालांकि वो मकतूला के फ्लैट के अंदर से बरामद नहीं हुआ था बल्कि खुले हुए दरवाजे को छोड़कर वापस जा रहा था। लेकिन ये किसी भी तौर मुमकिन नहीं कि मेरे मुवक्किल ने मकतूला की जान ली है। सारी शहादतें मुलजिम के खिलाफ जा रही हैं और आप इसे बेकसूर साबित करने पर तुले हुए हैं। आइयो अजीब से लहजे में बोला। आप भी कमाल करते हैं वकील साहब। चलें, अगर आप नाराज़ होते हैं तो मैं कमाल नहीं करता बल्कि जमाल करता हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जुमाइनी अंदाज में कहा। जमाल करते हैं? वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। क्या मतलब है आपका? मैं समझाता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा। आप मकतूला बनेंगे या मुलजिम बनना पसंद करेंगे? फरमाएं। ये क्या बात हुई? भुगताए हुए अंदाज में बोला। हम दोनों मिलकर एक डेमो देंगे, मैंने वजाहत करते हुए कहा, ताकि ये देखा और मोजिज़ अदालत को दिखाया जा सके कि वक़ुआ के रोज़ मकतूला के फ्लैट पर क्या वाक़या पेश आया था। ये कैसे मुमकिन है कि हम इस वाक़ये का डेमो यहाँ अदालत के कमरे में दे पाएँ? इसकी उलझन में कई गुना इजाफा हो गया। अब मुमकिन और नामुमकिन की बहस में अपने जहन को न थकाएं आइयो साहब, मैंने दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से कहा। ये मुश्किल काम आप मेरे लिए छोड़ दें। आप सिर्फ अपने लिए किरदार का इंतखाब करें। मकतूला बनेंगे या मुलजिम? मैं मुलजिम तो हरगिज़ नहीं बनूंगा, वो जल्दी से बोला। बस, तो फिर आप चंद लम्हात के लिए मकतूला का किरदार करें, मैंने कहा। बाकी मैं संभाल लूँगा। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने उसे नज़रअंदाज करके अपने बैग के अंदर से एक स्केल निकाल लिया और आइयो की तरफ से रुख फेर कर कहा, ये स्केल मैंने अपने बैग में इसी डेमो की गर्ज से रखा था। आइयो साहब, फ़र्ज़ करें कि मैं इस वक्त मुलजिम इरफान मकतूला की अलमारी से 1 लाख रुपए चुरा रहा हूँ। मेरी पुश्त आपकी तरफ है। इस तकाज़ा की रिपोर्ट के एन मुताबिक आप यानी मकतूला अनीता मौके पर मुझे रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लेते हैं। आप मुझे ललकारती हैं। क्या कर रहे हो? मैं पलट कर देखता हूँ, आप मेरे सामने खड़ी हैं। मैं आपकी ज़बान बंद करने के लिए अपनी हथौड़ी से आपके सर पर वार करता हूँ। इसके साथ ही मैंने एक झटके से पलटकर आइयो के सर पर स्केल से दिखावे का झूठा वार कर दिया। मेरा स्केल इसकी पेशानी से थोड़ा ऊपर सर के बालों से टकराया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? वो जल्दी से पीछे को हटा। डेमो दे रहा हूँ आइयो साहब, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट उसके सर के ऊपर से गुजर गया और वो बरहमी से बोला। इस डेमो से क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि अनीता को मेरे मुवक्किल इरफान ने कत्ल नहीं किया, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो कैसे? वो बेजारी से बोला। मेरा स्केल आपके सर के किस हिस्से पर लगा? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मैंने उसी से पूछ लिया। यहाँ पर। वो अपनी पेशानी के ऊपर वाले हिस्से को छूते हुए बड़ी मासूमियत से बोला। मैंने सर को हल्का सा खम देकर कहा, शुक्रिया आइयो साहब। किस बात का शुक्रिया? उसकी हैरत दीदनी थी। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर की हैरत को अपने जूते की नोक पर मारा और रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बाआवाज़ बुलंद कहना शुरू किया। जनाबे अली, अभी मैंने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने जो डेमो दिया है, इसका स्क्रिप्ट मैंने नहीं बल्कि ये इस तकाज़ा की मुरतब करदा रिपोर्ट का एक हिस्सा है। वो रिपोर्ट जिसमें मेरे मुवक्किल को नजीबुल्लाह की खूबसूरत बीवी अनीता का कातिल ठहराया गया है। अगर एक लम्हे के लिए हम ये भी फ़र्ज़ कर लें कि इस तकाज़ा की रिपोर्ट 100% मबनी बर हक़ाइक़ है, तो फिर अगर मेरा मुवक्किल अपने चोरी पकड़े जाने पर जब मकतूला पर हथौड़ी से हमलावर होता, तो इस सूरत में मकतूला की पेशानी या सर के सामने वाले हिस्से पर चोट लगती, जैसा कि अभी आईओ के साथ पेश आया। लेकिन मैंने ड्रामा अंगेज़ अंदाज में लम्हाती खामोशी इख्तियार करके हाज़रीन अदालत पर एक दायराना निगाह डाली और फिर सिलसिला दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस डेमो की नफ़ी करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की खोपड़ी के अक़बी हिस्से पर हथौड़ी की कारी ज़रब लगाई गई थी, जो इसकी मौत का सबब बनी।
अब अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दुरुस्त माना जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मकतूला पर उसकी बेखबरी में अकब से वार किया गया था, और अगर इस्तग़ासा की रिपोर्ट पर इन्हिसार किया जाए तो फिर मेरे मुवक्किल की हथौड़ी का वार मकतूला के सर के सामने वाले हिस्से पर लगना चाहिए था। अगर इस्तग़ासा की रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसलिए गलत नहीं हो सकती कि हथौड़ी के लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तायीद करती है, जिसकी रूह से मकतूला के अक़ब से उसके सर पर वार करके मौत के घाट उतारा गया था। इसका एक ही मतलब है कि कातिल कोई ऐसा शख्स है जो पहले से मकतूला के फ्लैट पर मौजूद था और वो मकतूला के लिए काबिल भरोसा भी था। चुनांचे मकतूला उसकी मौजूदगी में बड़े इत्मीनान के साथ अपने कामों में मसरूफ़ रही और इस शख्स ने मौका पाकर मकतूला के अक़ब से उसकी खोपड़ी पर हथौड़ी का वार करके इसे मौत की नींद सुला दिया। आजकल यानी वक़ुआ के वक्त सर्दियों का मौसम था और ऐन मुमकिन है कि इस शख्स ने दस्ताने भी पहन रखे हों, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स हथौड़ी पर नहीं आ सके। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? इंक्वायरी ऑफिसर की सरसराती हुई आवाज़ अदालत के कमरे में गूंजी। अब वक्त आ गया है कि मैं आपके अल्फाज लौटा दूं, मैंने मायनखेज़ अंदाज में कहा। मैंने कहा, थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा था कि मैं अपने मुवक्किल को बेकसूर साबित करने की कोशिश करके कोई कमाल कर रहा हूँ। मैं आपके अल्फाज लौटाते हुए अर्ज़ करता हूँ कि ऐसा शख्स कौन हो सकता है पूछकर आप कमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल करना आपका हक नहीं बनता। मेरा हक क्यों नहीं बनता? वो खफगी आमेज़ लहजे में बोला। आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, पूछना तो बनता है ना। मैंने इतनी बड़ी बात हवा में नहीं की आईओ साहब, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक झांकते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। अपनी बात की सेहत की तस्दीक के लिए मैंने ठोस दलाइल दिए हैं, आप इन्हें माने या ना माने, लेकिन मैं अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर चुका हूँ। इंक्वायरी ऑफिसर ने सवालिया नज़र से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा। वकील इस्तग़ासा काफ़ी देर से खामोश खड़ा हमारे सवाल और जवाब को सुन रहा था। मौजूदा सूरत हाल ने उसे बेहद परेशान कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आईओ की सवालिया नज़र का क्या जवाब दे। इसके चेहरे के तासुरात से यही झलकता था कि ये केस इसके हाथ से निकल चुका था। मैं इन दोनों को नज़रअंदाज करके जज की जानिब मुतवज्जा हो गया। जनाब अली, हालत व वाक़ियात की रोशनी से साबित होता है कि मेरा मुवक्किल इरफान बेगुनाह है। इसने अनीता को कत्ल किया है और न ही 1 लाख रुपए की रकम चुराई है। इस सीधे साधे मासूम इंसान को खामखा कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। कत्ल की इस वारदात के पीछे कोई और ही सनसनीखेज कहानी छुपी हुई है। इस्तग़ासा की रिपोर्ट मबनी बद दरोग है। ये मेरे मुवक्किल के खिलाफ एक मज़मूम साजिश है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस्तग़ासा की धज्जियाँ उड़ाने के लिए काफ़ी है। मैंने सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर अपने ठोस दलाइल को समेटते हुए कहा, जनाब अली, मैं तो सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि मेरा मुवक्किल बेकसूर है, लिहाजा इसकी इस केस से बरियत के अहकाम सादिर किए जाएँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरी बात के इख्तिताम पर जज ने इस बात में गर्दन हिलाई और अपने सामने फैले हुए मेज़ पर रखे कागजात का मुताला करने लगा। इन्हीं कागजात में पोस्टमार्टम, लेबॉर्ट्री टेस्ट रिपोर्ट और इस्तग़ासा की फाइल भी शामिल थी। जज ने एक कागज़ पर कुछ ऐलान किया और कुछ तहरीर किया और 3 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। इधर जज की बात ख़त्म हुई, उधर इंक्वायरी ऑफिसर ने पूरी इश्तियाक लहजे में मुझसे कहा, वकील साहब, इस शख्स के बारे में तो कुछ बता दें। किस शख्स के बारे में? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। वो जिसने अनीता की खोपड़ी के अक़वी हिस्से पर हथौड़ी से वार किया था। गोया डेमो ने आप पर गहरे असरात छोड़े हैं, मैंने फातिहाना अंदाज में कहा। आप मेरे मुवक्किल को बेगुनाह तस्लीम कर चुके हैं। मुल्ज़िम को गुनहगार या बेगुनाह करार देना तो अदालत का काम है, वो होशियारी से बोला। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहता हूँ कि आपके फ़लसफ़े के मुताबिक वक़ुआ के रोज़ ऐसा दस्ताना पोश कौन सा शख्स मकतूला के फ्लैट पर मौजूद था, मकतूला जिस पर भरोसा भी करती थी, और इसी शख्स ने मकतूला की जान भी ले ली और उसकी हथौड़ी पर अक़ब से वार किया। आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं मौके पर मौजूद था। मैंने उसे घूरा और मैंने अपनी आंखों से इस शख्स को कत्ल की वारदात करते भी देखा है। रस्सी जल चुकी थी मगर उसके बल अभी बाकी थे। मेरी धुतकार के जवाब में इंक्वायरी ऑफिसर ने बेपरवाही से कहा, चलें, ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी है। मर्जी सिर्फ मालिक की होती है आईओ साहब, मैंने उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा।
وہ मालिक जो मेरा, आपका और हम सबका खालिक और रज़ाक है और पालनहार है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ और चूँकि कानून के पेशे से वाबस्ता हूँ तो ये पेशा ही मेरी रोज़ी रोटी है। इसलिए मैंने हमेशा कानून का एहतराम किया और वक्त पड़ने पर कानून की मदद भी की है। मैं आपकी मदद करने को भी तैयार हूँ। जज अदालत बर्खास्त कर चुका था, लेकिन मेरे और आयु के बीच होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू ने इसे चंद लम्हे के लिए अदालत के कमरे में मौजूद रहने पर मजबूर कर दिया था। वो खामोशी से हम दोनों को देख रहा था। आयु ने कहा, तो फिर करें ना हमारी मदद और बताएं कि वकुआ के रोज मकतूला के घर में कौन ऐसा बाएतुमाद शख्स मौजूद था जिसने अनीता की गफलत का फायदा उठाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और 1 लाख रुपए की रकम लेकर गायब हो गया। मैं ज़रूर बताऊंगा, मैंने चालाकी से इसे अपने जाल में फांसते हुए कहा, लेकिन पहले आपको एक हकीकत का इकरार करना होगा। कौन सी हकीकत? उसने चौंककर मेरी जानिब देखा। यह हकीकत कि मेरे मौक्किल ने अनीता का मर्डर नहीं किया, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इस बेचारे इलेक्ट्रीशियन को खाली जगह पुर करने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। वो इन लम्हात में न पाए रफ्ता न जाए मानदन वाली कैफियत से गुजर रहा था, लेकिन भरी अदालत के सामने वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि मेरे मुवक्किल को खामखा इस केस में फंसाया गया था। इस इकरार से उसकी नालायकी साबित हो जाती और कोई भी शख्स खुद को नालायक साबित करने को तैयार नहीं होता। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुल्जिम को गुनाहगार या बेगुनाह करार देना अदालत का काम है। मैं अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। ओके, मैंने उससे भी ज़्यादा बुरा मनाते हुए कहा। अनीता के कातिल को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। मैं पुलिस के किसी काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। मेरा काम अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करना था और मुझे यकीन है कि मैंने अपना ये काम बतरीके एहसन कर डाला है। वो मायूसी से गर्दन झटक कर रह गया। मायूसी गुनाह है आयु साहब, मैंने उसकी हालत से महसूस होते हुए कहा। दिल छोटा ना करें, कानून की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मेरे पहला पत्थर फेंकने से आपका कुछ भला होता है तो मैं एक इशारा देने को तैयार हूँ। कैसा इशारा? उसकी आंखें फैल गईं। 2 अफराद मकतूला के बहुत ज़्यादा करीब थे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। एक उसका शौहर नजीबुल्ला और दूसरा, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो आयु तड़प कर बोला, दूसरा कौन? नजीबुल्ला का भतीजा, मैंने अपनी रिसर्च की रोशनी में बताया, जो बड़ी आज़ादी और आसानी के साथ मकतूला के घर में आता जाता था। मगर उसका कोई नाम भी तो होगा, आयु सिटपिटाए हुए लहजे में बोला। जाहिर है नाम तो है उसका, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। क्या नाम है उसका? जवाद हुसैन, मैंने धमाका कर दिया। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल को इस केस में बाइज्जत बरी कर दिया था। 3 रोज़ पहले वाली पेशी पर मैंने अपने मुवक्किल इरफान के हक़ में ऐसे दलाइल दिए थे जिससे इसकी बेगुनाही साबित हो गई थी। मैंने इसी पर बस नहीं की थी, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कातिल को बेनकाब करने के सिलसिले में इस्तग़ासा को वाज़ेह इशारा भी दे दिया था। मुझे नजीबुल्ला पर किसी किस्म का शक नहीं था, लेकिन जवाद हुसैन के हवाले से मेरी रिसर्च ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था और मेरा इस पर शुबा बादशाह दुरुस्त साबित हुआ था। पुलिस ने जब नजीबुल्ला और जवाद हुसैन को शामिल तफ्तीश किया तो इस केस के तमाम पोशीदा पहलू भी आया हो गए। अगर वो गवाही के लिए पेश हो जाता तो मैं कास्टिक सोडे से उसे ऐसा धोता कि एक पेशी पहले ही ये केस ख़त्म हो चुका होता। लेकिन कारखाना कुदरत में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जवाद हुसैन नजीबुल्ला का भतीजा था और अक्सर उनके घर में आता जाता भी रहता था। मकतूला अनीता इस पर पूरा भरोसा करती थी। वकुआ के रोज़ जब वो लगभग 11:30 बजे मकतूला के फ्लैट पर पहुंचा तो सर्दी से बचने के लिए उसने दस्ताने पहन रखे थे। इसे वहां आए चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसने मकतूला को 1 लाख की रकम अलमारी में रखते देख लिया था और इसी लम्हे इसकी नीयत ख़राब हो गई थी। उसने मौका पाकर मकतूला की खोपड़ी के अक़वी हिस्से पर वार किया और 1 लाख की रकम समेटकर वहाँ से निकल गया। जब वो फ्लैट से निकलकर जीने की जानिब बढ़ रहा था तो उसने मुलजिम को मकतूला के दरवाजे की जानिब बढ़ते देखा। वो मुलजिम को नहीं जानता था और न ही उसे यह खबर थी कि इसी इलेक्ट्रीशियन की हथौड़ी से उसने अपनी चच्ची का काम तमाम कर दिया था। एक संगीन जुर्म करके मौका वारदात से फरार हो रहा था। उसके दिल में चोर छुपा हुआ था, लिहाजा वही देखने के लिए रुक गया कि ये कौन शख्स है जो उसकी चच्ची के फ्लैट की घंटी बजा रहा है। जब मुझे मायूस होकर वहाँ से जाने लगा तो जवाद हुसैन ने उसके साथ एक मुख्तसर सा मकालमा भी किया था।
अगर जवाद हुसैन यहीं तक महदूद रहता तो उसकी बचत थी, लेकिन बाद अज़ां जब उसे पता चला कि किसी इलेक्ट्रीशियन को पुलिस ने इस केस में कातिल की हैसियत से नामजद किया है, तो उसने होशियारी दिखाते हुए खुद को इस्तग़ासा के गवाह की हैसियत से पेश कर दिया, और तभी मुझे उस पर रिसर्च करने का मौका भी मिल गया। ये इसकी बदकिस्मती और मेरी खुश नसीबी थी। जवाद हुसैन ने मेरे मुवक्किल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जो होशियारी दिखाई थी, वो मेरी रिसर्च के नतीजे में उल्टी उसी के गले पड़ गई। मेरी निशानदही पर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिर पुलिस को उसकी ज़बान खुलवाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ये सच है कि भलाई और सच्चाई के कामों में बस पहल करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई पहला पत्थर फेंकने की हिम्मत कर ले तो फिर उसका साथ देने वालों की कमी महसूस नहीं होती। हालात व वाक़यात खुद ब खुद मुआफ़क़त में आ जाते हैं।